हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारा बिहार दरोगा के लिए करेंट अफेयर का क्लास है और ये हम आ गए हैं सितंबर महीना के लिए करेंट अफेयर देखने के लिए। और सितंबर महीना के हमारा पार्ट वन होगा। टोटल 2 पार्ट में लेसन आता है, पार्ट वन होगा। ठीक है, चलिए। और बाकी पहले से पढ़ा चुके हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। वो आप देख लीजिएगा पीछे जाकर के, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है। और पूरा जो आप बोल सकते हैं जो करेंट अफेयर है, आपको 10 सिलेक्शन रू एप्लीकेशन पर चल रहा है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, फिर ई बुक प्लस एमसीक्यू टेस्ट भी इसमें आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। 10 सिलेक्शन वो एप्लीकेशन में पूरा क्लास चल रहा है। और बाकी यहाँ पर कुछ दिक्कत होगा तो यहाँ पर नंबर है, इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानकारी ये था, देखिए बिहार दरोगा में पिछले साल में पूछा गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उसका जो फीस पहले 699 था, आप सभी की डिमांड पर 199 कर दिया गया है। मैक्सिमम बच्चा इसका फायदा उठाइए, ठीक ना। इस बार देखा गया है कि बच्चा बीपीएससी तक, ये इस बार 71 में जो बीपीएससी हुआ है उससे भी बच्चा क्वालिफाई किए हैं उस कोर्स से सिर्फ, ठीक ना। तो बहुत बेनिफिट करेगा, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या टेस्ट सीरीज आपको चल रहा है, टोटल टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, मतलब देखें एक तो क्या बोले बिहार दरोगा पीवाई कुछ टेस्ट सीरीज और करेंट अफेयर इतना कर लेते हैं तो हमारा बिहार दरोगा आसानी से हो सकता है। चलिए, जितना भी भाई बन जुड़ गए हैं सबका स्वागत है बाबू, सबका स्वागत है। पिंटू, सुशील, रवि, राकेश, फातिमा, अहमद, परवेज, सबका स्वागत है। चलिए, एक बार साउंड वगैरह सब चेक कर लीजिएगा, सही है ना। बीच में हुआ क्या था दोस्त ना, कि साउंड सिस्टम में ही गड़बड़ी आ गया है। वो साउंड सिस्टम यहाँ बनता नहीं है, वो क्या दो ही जगह उसका मुंबई में बनता है और गुड़गांव में बनता है। तो गुड़गांव बनने गया है, तब तक क्या है वो नया साउंड सिस्टम लाए हैं, उससे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक ना। चलिए, वो आएगा तो फिर सही कर दिया जाएगा। एक बार आवाज वगैरह चेक कर लीजिएगा। ऐसा ही है ना, इसमें हुआ क्या था दोस्त ना, कि साउंड सिस्टम में ही गड़बड़ी आ गया है। साउंड सिस्टम यहाँ बनता नहीं है, वो तो दो ही जगह उसका एक बार चेक कर लीजिए, और गुड़गांव में बनता है। तो गुड़गांव बनने गया है, तब तक क्या है वो नया साउंड सिस्टम लाए हैं, उससे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, वो आएगा तो फिर सही कर दिया जाएगा। एक बार आवाज वगैरह चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं, साउंड सिस्टम में ही गड़बड़ी आ गई है। साउंड सिस्टम यहाँ बनता नहीं है, वो तो गुड़गांव बनने गया। ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत होगा साउंड में तो एक बार बोल दीजिएगा। उसके अपेक्षा इसमें थोड़ा साउंड उतना जबरदस्त नहीं रहेगा, हालांकि ये भी महंगा है लेकिन उतना जबरदस्त नहीं रहेगा। हेलो, ठीक है, चलिए। कोई दिक्कत होगा साउंड में तो बोल दीजिएगा। उसके अपेक्षा इसमें थोड़ा साउंड उतना जबरदस्त नहीं रहेगा, हालांकि ये भी महंगा है लेकिन इतना जबरदस्त नहीं रहेगा। चलिए, अब आइए तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में देखेंगे। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, स्टेट वाइज देखेंगे। भारत और विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, मैं कहाँ चल गया, चलिए गए। तो भैया भागा भागी कर रहा है वो। हम्म इसके अलावा देखेंगे अर्थव्यवस्था और बैंकिंग, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, प्रमुख योजना अभियान, और उसके बाद प्रमुख सम्मेलन और आयोजन, इतना देख लेंगे। उसके बाद रक्षा से अगला पार्ट में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या पढ़ना होता है, एक कौन सी घटना हुआ है, कौन सा देश में हुआ है। अच्छा, कोई देश में हुआ है तो उस देश का राजधानी और मुद्रा आपको जानना चाहिए। तो देखिए पहला क्या हमारा न्यूज है, न्यूज क्या है। हम्म कि किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। देखिए पहले समझिए पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है। एक होता है आपको क्या, पासपोर्ट होता है, और एक होता है आपको वीजा होता है। पासपोर्ट आपका पहचान पत्र होता है, जैसे भारत है तो भारत में एक पहचान पत्र बनाइएगा विदेश जाने के लिए। वो क्या होता है, पासपोर्ट जो होता है एक देश का क्या होता है, पहचान पत्र होता है कि आप कौन देश के नागरिक हैं, वो पासपोर्ट हो गया। जब किसी देश में आप एंट्री करते हैं तो परमिशन देता है, उसको वीजा बोलते हैं। जैसे हम यहाँ से इंडिया से अमेरिका में जा रहे हैं तो अपना इंडिया के परिचय पत्र बना लेंगे, उसको पासपोर्ट कहेंगे। और जब अमेरिका में हम जाएंगे तो वहां के सरकार से परमिशन लेंगे, उसको बोलते हैं वीजा बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है। ये कौन ऐलान किया है, आपको चीन किया। कौन किया है, चीन किया। क्यों किया आपको समझाते हैं। देखिए क्या हुआ
अभी क्या है कि अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। तो अमेरिका दुनिया में सबसे आगे क्यों क्यों है? क्योंकि दुनिया का सब फील्ड के टैलेंटेड लोग को अपने यहाँ क्या करता है, आकर्षित करता है, और उसके बल पर क्या होता है, आगे बढ़ता है, सब क्षेत्रों में विकास करता है। तो वहां पर अमेरिका में एक वीजा चलता है, उसको बोलते हैं H1B वीजा। क्या बोलते हैं? H1B वीजा। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो वहां पर क्या किया है कि वो बोल दिया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। सिर्फ विदेशी लोग आकर के हमारा नौकरी खा जा रहा है, वहां वो प्रचार करके चुनाव जीते हैं, ठीक ना। अब क्या है कि नए नए मतलब भारत के या जनरली भारतीय लोग ज्यादा ई वीजा का फायदा उठा करके वहां जाकर काम करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि वीजा पर बहुत सारा समस्या आ रहा है। एक स्मूथ, मतलब एक बार कुछ राशि लेकर के भी वीजा दिया जा रहा है, बहुत सारा महंगा पैसा लेकर दिया जा रहा है वीजा। तब सोच रहा है चाइना क्या, कि जो इंडिया के टैलेंटेड लोग हैं या विदेश से और जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपने यहाँ आकर्षित कर लेते हैं। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में वो आगे, उनको अपने यहाँ आकर्षित कर लेते हैं और उनसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो उसी के लिए क्या शुरू किया है, के वीजा शुरू किया है। समझ में आ गया? इसमें समझिए कि H1 वीजा जो अमेरिका का होता है उसके जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, बस वही है। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जो बहुत अच्छा है उन युवाओं को अपने देश में आकर्षित करना, है ना, उनको अच्छा सैलरी देना, अच्छा पेमेंट देना, और उनके बल पर अपने देश का क्या करना, विकास करना। दोनों चीज समझ में आ गया? आगे चलिएगा। अब देखिए, ये तो ये न्यूज था। एक और न्यूज क्या है कि टाइफून मितांग आया है। तो ये पूछता है कि गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी है, तो ये कहाँ दिया है? तो चीन में। तो समझिए क्या पूछा है, टाइफून जो होता है, टाइफून एक तरह का चक्रवात है। इंडिया में जो चक्रवात, इसको अंग्रेजी में साइक्लोन बोलते हैं। तो इंडिया में चक्रवात को चक्रवात के नाम से ही जानते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम जानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली कहा जाता है, चीन और अब जापान के एरिया में उसको आपको कहा जाता है कि आपको टाइफून कहा जाता है, ठीक है। तो टाइफून मितांग नामक जो चक्रवात आया है, ये कहाँ आया है? चीन में आया है। तो हो गया। अगला क्या है, एक और तूफान है, उसका नाम क्या है? रगासा। तो तूफान रगासा नामक बोल सकते हैं, तूफान या चक्रवात आया है। ये बाबू चीन को भी प्रभावित किया है। इसके अलावा क्या है कि चीन में ये एक एरिया क्या है, हांगकांग, उसको भी प्रभावित किया है। इसके अलावा ताइवान को और फिलीपींस को क्या क्या है, प्रभावित आपको किया है। यूज हो गया। अब समझिए क्या किया, चीन बार बार आ रहा था। तो चीन का राजधानी बता चुके हैं कई बार, चीन का राजधानी बीजिंग होता है। और चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। जबकि जापान का क्या होता है? आपको एन होता है, और चीन का युआन होता है। इसी को क्या कहते हैं? रेन मिनबी बोलते हैं, रेन मिनबी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए। ताइवान की राजधानी की बात करते हैं। तो ताइवान की राजधानी कहाँ आपको? ताइपे है। और इसकी मुद्रा क्या है? ताइवान डॉलर है। जबकि इसमें कुछ और देश था। फिलीपींस की राजधानी की बात करते हैं, तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ आपको? मनीला है। और यही मनीला में क्या है को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का आपका मुख्यालय है, ठीक है। और फिलीपींस राजधानी मनीला है। और फिलीपींस की मुद्रा की बात करते हैं तो क्या है? फिलीपींस पेसो क्या है? यहाँ के मुद्रा है। पेसो क्या है की मुद्रा है। समझ में गया? हांगकांग की बात करते हैं, तो हांगकांग क्या है? चीन के अंदर में ही है। चीन की क्या है? अंदर में ही एक स्वायत्त है आपको क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, जैसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर कैसा था? भारत के अंदर में एक स्वायत्त क्षेत्र था। स्वायत्त क्षेत्र नहीं बोलेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि विदेशी रक्षा इत्यादि संबंध को भारत देखता था, बाकी आंतरिक मामला जम्मू कश्मीर खुद देखता था। हाँ, तो सेम तरह का बोल सकते हैं कि फंक्शन का आपको हांगकांग में भी किया गया है, ठीक है। हांगकांग किसके अंतर्गत पड़ता है? भी चीन के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। चलिए, अगला देखिए हमारा न्यूज क्या है। न्यूज क्या है अगला, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? क्या कार्यक्रम का नाम है? रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम है, ठीक है। चलिए, सबका पीडीएफ डाला गया है बाबू। पीडीएफ आपको देखिए जैसे ही खोलिएगा ना, सितंबर महीना करंट अफेयर तो सितंबर का करंट अफेयर मिल जाएगा। अगस्त का खोलिएगा तो अगस्त का करंट अफेयर मिल जाएगा। सारा करंट अफेयर आपको डाला गया है दोस्त। आइए, तो बोलता है रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नेपाल में किया गया। नेपाल के कहा? काठमांडू में किया गया। बेसिकली क्या है कि आपको नेपाली और रूसी संस्कृति के मेल को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। नेपाली और रूसी संस्कृति को मेल को प्रदर्शित करने के लिए ये आपको क्या आयोजित किया गया है? रियल रिदम एंड सोल 2025 कहा? नेपाल के काठमांडू में। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। जबकि यहाँ की मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया यहाँ की आपको है मुद्रा है। कोई दिक्कत नहीं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दिया है? भारत और भूटान ने पहला रेल संपर्क परियोजना का मंजूरी दिया है। इसके तहत क्या होगा कि भारत और भूटान के बीच क्या होगा? आपको रेल लाइन बिछाया जाएगा।
इसके तहत क्या दिखेगा तो 2 रेल लाइन बिछाया जा रहा है। एक का नाम क्या है, असम से भूटान जाएगा, एक जाएगा पश्चिम बंगाल से भूटान जाएगा। तो असम में जगह क्या है, कोकराझार, क्या नाम है, कोकराझार। कोकराझार से कहाँ जाएगा, भूटान के लेफू तक जाएगा। और एक जाएगा कहाँ, पश्चिम बंगाल के बनराहाट से कहाँ जाएगा, आपको रावत से जाएगा। तो कई बार क्या है, आपको सजाने के लिए पूछ सकता है इसी करके कि कोकराझार कहाँ पड़ता है, मतलब एक तरफ दे देगा स्थान, एक तरफ राज्य दे देगा, तो याद कर लीजिएगा। चलिए, अब भूटान की राजधानी की बात करते हैं। तो भूटान की राजधानी कहाँ, आपको थिम्पू भूटान की आपको राजधानी है। और इसका मुद्रा क्या है, नुगल ट्रम। क्या है, नुगल ट्रम क्या है यहाँ की आपको मुद्रा है। क्लियर है। अगला क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी को कहा शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। क्या नाम है, शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। देखिए, अगस्त के अंतिम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए जापान की आधिकारिक यात्रा पर गए, ठीक ना। वहां पर उनको भेंट क्या किया गया, शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया गया। बस वही चीज यहाँ पर लिखा गया। अब कौन कौन मंदिर में बाबू, कौन मंदिर में, तो मंदिर का नाम क्या है, सोरिनजान दारुमा जी मंदिर। क्या नाम है, सोरिनजान दारुमा जी मंदिर। पूरा मत याद कीजिए, दारुमा जी मंदिर याद कर लीजिए। दारुमा जी मंदिर कहाँ है, जापान में। वहीं पर क्या है, दारुमा गुड़िया भेंट किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चौप स्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया है। तो कहा कि आपको जापान ने, कहा आपको जापान ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का किया है। इससे होता है कि एक देश के हेड बोल सकते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो अपने देश के कोई चीज उनको उपहार देते हैं, है ना, जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है या देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वहां के देश भी कुछ देता है, तो सेम चीज वहां पर दिया गया, क्या, शुभ दरुमा गुड़िया दिया गया नरेंद्र मोदी को। तब बदले में नरेंद्र मोदी जी क्या दिए हैं, आपको बेशकीमती पत्थर और चांदी की चौक अस्तिक दिए है। आगे चलिएगा। अगला जापान से एक और न्यूज है। जापान से न्यूज क्या है, कोकिची आकुजावा। क्या नाम है, कोकुची आकुजावा, कोकिची आकुजावा। ये 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं। समझिए जवान, लेकिन क्या होता है 25 साल 26 साल के यानी चलने के बाद हफ जाता है। ऐसे समझिए 102 साल की उम्र में क्या है कि आपको जापान का सबसे ऊंचा चोटी, इसका नाम क्या है, माउंट फूजी, वहां पहुंच गए हैं। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंट फूजी कहाँ है, तो माउंट फूजी कहाँ, आपको जापान में। ठीक है, और कौन द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर। कौन द्वीप पर है, आपको होन्शु द्वीप। जापान में होन्शु द्वीप है, क्यूशु द्वीप है ना। सही। और एक चीज ध्यान रखिए कि जो आपको माउंट फूजी है, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को एक संगठन है जो कि विश्व धरोहर स्थल कई इलाका घोषित करता है। उसमें 2013 में ये फूजी को, माउंट फूजी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में बाबू शामिल कर दिया है। ठीक, चलिए बस। जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या, आपको ये जापान की मुद्रा क्या, आपको येन है। अगला न्यूज क्या है, प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। भगवान श्री राम जी का 51 फीट ऊंचा प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर, आपको कनाडा में। कनाडा में कहा, आपको टोरंटो में। कहा, टोरंटो में, कनाडा के टोरंटो में किया गया है। वहां पर एक जगह है, शहर, इसका नाम है मिसी सौगा, मिसी सौग, है ना। वहां पर एक हिंदू हेरिटेज सेंटर, वहीं पर। तो उतना नहीं पूछेगा, बस क्या कि श्री राम भगवान का 51 फीट ऊंचा प्रतिमा कहाँ लगाया गया है, तो बस कनाडा। आगे चलिए, कनाडा की राजधानी कहाँ, आपको ओटावा। ओटावा क्या है, कनाडा की आपको राजधानी है। जबकि यहाँ की मुद्रा क्या है, कैनेडियन डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर, यहाँ की मुद्रा क्या है, कैनेडियन डॉलर है। और कनाडा में ही क्या है, आपको मॉन्ट्रियल जगह है जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसको आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हम देखे थे बाबू। पहला क्या देखे कि के वीजा कौन शुरू किया है, चीन ने शुरू किया है। H1 वीजा किस देश का है, आपको अमेरिका का है। फिर क्या बोले कि टाइफून मितांग कहाँ आया है, चीन में आया है। फिर क्या बोले, तूफान रगासा कहाँ, किसको प्रभावित किया है, चीन को, ताइवान को, फिलीपींस को और हांगकांग को। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा युआन है, इसी को क्या बोलते हैं, आपको मिनबी बोलते हैं। ताइवान की राजधानी कहाँ, आपको ताइपे है, इसका मुद्रा क्या है, न्यू ताइवान है। अब फिलीपींस की राजधानी मनीला है और फिलीपींस की मुद्रा क्या, आपको पेसो है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ हुआ, नेपाल के काठमांडू में हुआ। ये रूसी और नेपाली संस्कृति को दर्शाने के लिए किया गया था। नेपाल की राजधानी कहाँ, काठमांडू है, इसका मुद्रा क्या, नेपाली रुपया है। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना शुरू किया है, तो भारत और भूटान के भी शुरू किया गया है।
ये आपको क्या असम से भूटान मतलब कोकराझार से जाएगा कहाँ गिलिपु तक, एक जाएगा बांद्राहाट से आपको जाएगा सामेत तक। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यू ट्रम। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट किया गया, जापान में। बदले में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को क्या दिया, बेशकीमती पत्थर और चांदी की चौपस्टिक दिया है। किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की अवस्था में माउंट फ्यूजी पर चढ़े हैं, आपको जापान के ही है, ठीक है। और क्या होन्शु द्वीप पर है बाबू, जापान की राजधानी टोक्यो, इसका मुद्रा क्या येन है। आगे चलेगा। 51 फीट ऊंचा श्री राम भगवान का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, कनाडा में। कनाडा में कहाँ को, टोरंटो में। कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसका मुद्रा क्या है, कैनेडियन डॉलर है। ये क्या था, आपको अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, क्या था अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। पिंटू जी करेंट अफेयर का एक क्लास शो चला दीजिए। एक शो चला दीजिए, क्या होता है जी, क्लास शो चला दीजिए। आइए, अब आइए राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं, स्टेट वाइज राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो पहले बात करते हैं बिहार से क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है। ये भी इसके लिए क्या है कि बिहार से गिरिराज सिंह क्या है, आपको केंद्रीय मंत्री हैं जो कि बिहार से ही है ना। तो उनके द्वारा क्या है, कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है। तो कपास किसान ऐप जो है, ये किसानों जो कपास से खेती करते हैं उन किसानों के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि उनको बढ़िया से है ना अपना बोल सकते हैं कि खरीद बिक्री करने में आसान हो कपास को, ठीक है। और देखिए क्या है, ये जो ऐप बनाया गया है किस द्वारा बनाया गया है, वो बनाया गया है भारतीय कपास निगम द्वारा। भारतीय कपास निगम द्वारा ही बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय कपास निगम के बारे में कुछ बताइए। तो भारतीय कपास निगम की बात करते हैं, इसको बोलते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना 1970 में हुआ था, ठीक ना। और ये क्या होता है, भारत सरकार के आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मतलब वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत ही आपको आता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि कपास किसान के हितों की क्या करना, रक्षा करना बस। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई है। मुंबई से क्या आपको मुख्यालय है, ठीक है। अच्छा, ये जो कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है, ये करेगा क्या कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है कपास के ऊपर, है ना, उस प्रक्रिया को और बोल सकते हैं सही करना, ठीक ना। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। आगे चलिएगा, एक न्यूज ये हो गया आपका। अगला देखिए बिहार से क्या न्यूज है कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन कहाँ किया गया। बिहार के राजगीर में बनाया गया है कि आपको रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बनाया गया, कहाँ, बिहार के आपको राजगीर में बनाया गया है। राजगीर पड़ता है आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, तशेरिंग तोब्गे, क्या नाम है, तशेरिंग तोब्गे। और भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू दोनों मिलकर इसका क्या उद्घाटन किए हैं। तो उतना डीप में नहीं पूछेगा, बस पूछेगा कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर कहाँ है, बिहार में बनाया गया है, तो कहाँ, आपको राजगीर में। आगे चलिएगा, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है। देखिए फीडे क्या है, ये आपको शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। तो बोलता है कि बिहार की पहली महिला फीडे आपको मास्टर कौन बनी है, तो कौन बनी है, मरियम फतिमा। और कहाँ के हैं आपको, मुजफ्फरपुर के। कहाँ के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं। आइए, अगला क्या है बिहार से न्यूज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते देने की घोषणा किया है। इसमें बोला गया है जो भी ग्रेजुएशन कर लिए हैं और नौकरी की तलाश में उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, तब तक कि 20 साल से 25 साल की अवस्था तक क्या है, आपको 1,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता पर महीना आपको दिया जाएगा। ये कौन, बिहार सरकार ने आपको निर्णय लिया। अब एक और बिहार से न्यूज क्या है कि पीएम मोदी ने मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपया हस्तांतरित किया है। ठीक, इसके लिए क्या, मुख्यमंत्री महिला ग्राम रोजगार योजना क्या है, कि अभी क्या है कि प्रत्येक महिला के जो जीविका से जुड़ी हुई है, प्रत्येक महिला के खाते में 10,000 रुपया जा रहा भेजा जा रहा है। अब क्या है कि वो बाद में कोई रोजगार करती है और सफल हो जाएगा तो 2 लाख रुपया और उनको दिया जाएगा, या रोजगार करने के लिए कोई इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए 2 लाख रुपया और दिया जाएगा, है ना। तो यही है आपको। अब देखिए क्या है, यही जो है 10,000 रुपया दिया जा रहा है, इसी को लेकर क्या बोला गया है कि बिहार में इसी से क्या है, वोट आपको खरीदाया है। वो आपको विपक्षी पार्टी का आप है ना, बाकी जानवे करते हैं। हर निर्णय के पीछे राजनीतिक कारण होता है। आइए चलिए, तो देखिए यहाँ से हमारा जो एग्जाम पॉइंट अभी से महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण क्या है कि देखिए ये जो बताया कि जीविका जो है, जीविका जो में जो काम करते हैं उन महिलाओं को दिया गया है।
तो जीविका की बात करते हैं। ये बेसिकली क्या है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए जीविका योजना शुरू किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली क्या है कि महिला ग्रुप बनाती है ना। और उसी में क्या होता है, ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है ना, कि गरीबी को समाप्त करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको कुछ रोजगार के लिए, है ना, रोजगार के लिए बोल सकते हैं प्रोत्साहित करना। इसके अलावा क्या है कि बैंक से लोन लेंगे तो उनको आसानी से लोन मिल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, जीविका योजना है। अब जीविका योजना क्या है, 2007 में 2006 में शुरू किया गया था। विश्व बैंक के सहयोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका पूरा नाम जानते हैं क्या है, कहीं लिखा होगा वो पूरा नाम। हाँ, जीविका की अगर बात करें, इसका पूरा नाम देखिए यहाँ पर, ई वाले ध्यान रखिएगा, ई वाला पूरा नाम इसका है। इसका नाम क्या है, BRLPS। क्या नाम है, BRLPS। इसका अंग्रेजी होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम सोसाइटी। क्या होता है, प्रोग्राम है, प्रमोशन। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसी को जीविका कहा जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीविका के देख रेख कौन करता है, तो यही देख रेख करता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसका कई सारा उद्देश्य है। क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया कि जीविका का उद्देश्य क्या है, गरीबी खत्म करना, महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को आसानी से कर्ज मिल जाना, बहुत सारा ऐसा क्या है उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलिएगा। वही एक ग्रामीण परिवारों को अस्थायी रूप से गरीबी से क्या करना, बाहर निकालना, और उन्हें बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाना, महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन पे इसका क्या है, फोकस है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है बिहार से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पटना बिहार में आपको किया गया है। ठीक है, ये आपको बाजार समिति के बगले में है साइंस सिटी। आप देखिएगा तो मोनुलक स्टेडियम के आपको बगल में ही आपको बनाया गया है साइंस सिटी, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर बनाया गया है। ठीक है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, इनको भारत का वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहते हैं, इनको मिसाइल मैन कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो पटना में किया गया। ये उन्मेष क्या है, एशिया का सबसे बड़ा बोला जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। ये तीसरा संस्करण कहाँ किया गया, बिहार के पटना में आपको किया गया, सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आपको किया गया था। ठीक है, और साहित्य का आयोजन की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी इसमें शामिल था, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजन किया गया था। इतना नहीं पूछेगा, बस पूछेगा उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ, तो बिहार के पटना में हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एकदम बहुत वीवीआई है बाबू, ये वाली जो बता रहे हैं। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। देखिए, रामसर साइट का संबंध क्या है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड भूमि के संरक्षण से है। रामसर ईरान में क्या आपको है, जगह है। ठीक ना, तो बेसिकली क्या है कि जो एरिया नमी वाला होता है ना, सबको रामसर साइट घोषित किया जाता है, जो जीव जंतु का निवास स्थान होता है। उसमें क्या बोले, एक तो गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, और उदयपुर झील जो कि आपको बोल सकते हैं, उदयपुर झील कहाँ है, आपको पश्चिम चंपारण में। इन दोनों को रामसर वेटलैंड घोषित किया गया है। इसके साथ ही बिहार में अब क्या है, 2025 सितंबर तक की बात करते हैं, कितना हो गया, 6 कितना हो गया वेटलैंड। सितंबर नहीं बोल सकते, नवंबर तक मान लीजिए, नवंबर 2025 तक क्या है आपको, 6 क्या आपको वेटलैंड साइट है। इसमें बिहार का पहला पूछेगा, कहाँ चल गया कि बिहार का, मतलब हाँ, इसमें पूछेगा कि बिहार का प्रथम रामसर साइट का नाम क्या है, तो कांवर झील, इसी वो कांवर ताल झील बोलते हैं। आई कहाँ आपको, बेगूसराय, कहाँ आपको, बेगूसराय में है। और ये क्या है, बिहार का पहला रामसर स्थल, बिहार का प्रथम रामसर साइट है। इसके अलावा क्या है, नागी नकटी, ये क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है। ये दोनों कहाँ पड़ता है, जमुई में पड़ता है। ठीक है, नागी नकटी कहाँ आपको, जमुई में। भुलाइएगा तो याद करने का तरीका बताते हैं, नाक में नकटी जम जाता है नहीं, नागी नकटी जमुई में। और गोगाविल कहाँ, कटिहार में। गोगाविल कहाँ को, कटिहार में। गोगाविल कहाँ को, कटिहार में। सही क्या है, बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व भी, ये भी ध्यान रखिएगा। और गोकुल जलाशय कहाँ आपको, बक्सर में। गोकुल कहाँ है, बक्सर में। गोकुल कहाँ आपको, बक्सर में। ठीक ना, तो इसको गोबर याद कर लीजिए, गोबर, गो से क्या हो गया, गोकुल, और बस हो गया बक्सर, तो गो हो गया। उदयपुर कहाँ पड़ता है आपको, पश्चिम चंपारण में। कहाँ आपको, पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट यहाँ बता देते हैं, देखिए क्या है कि जो गोकुल जलाशय की बात करते हैं कि आपको बक्सर में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो प्लस क्या है, एक ऐसा गोखुर झील है, कैसा ऑक्सबो झील है। ठीक है, और उदयपुर का आपको पश्चिम चंपारण में, क्या आपको पश्चिम चंपारण, ये भी क्या आपको ऑक्सबो झील ही है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो देखिए, बिहार से इतना न्यूज था, क्या क्या न्यूज था एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्या कि कपास किसान को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया गया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा।
ये आपको बनाया कौन है? भारतीय कपास निगम द्वारा। ठीक है, और ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना 1970 में हुआ था, और इसका स्थापना 1970 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ आपको? मुंबई में। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर क्या बोले कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार के राजगीर में किया गया। फिर क्या बोले कि बिहार की पहली महिला फ्रीडम मास्टर कौन बन गई है? मरियम फातिमा, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। फिर क्या बोले, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्थानांतरण के लिए 1,000 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किया है? बिहार। फिर क्या बोले कि 75 लाख महिलाओं को जो कि आपको जीविका से जुड़ी हुई है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितना कितना रुपया स्थानांतरित किया गया है? 10,000 रुपया। जीविका की बात बोले तो जीविका क्या है? आपको इसका पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है। और ये बेसिकली क्या है, 2006 में शुरू किया गया था अक्टूबर महीना में, विश्व बैंक के सहयोग से। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ है आपको? बिहार के पटना में है। उनमें का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ आपको? पटना में हुआ। और फिर क्या बोले, गोकुल जलाशय उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। और बिहार में रामसर कितना हो गया आपको? 6 को हो गया। कांवरताल बेगूसराय में, नागी जमुई में, गोगा में, कटिहार में, और गोकुल कहाँ आपको? बक्सर में, और उदयपुर कहाँ आपको? चंपारण में, पश्चिम चंपारण में। ये हो गया। चलिए, अब आते कहाँ है आपको? पश्चिम बंगाल से न्यूज क्या है? भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, उसका नाम क्या? आंद्रोथ, कहाँ शामिल किया गया? तो कलकत्ता में। तो बस उतना नहीं याद करना, इसे याद करना है कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसका नाम क्या? आंद्रोथ। आंद्रोथ ये कहाँ शामिल किया गया है? अब वो कोलकाता में शामिल किया गया। अच्छा, इसको बनाया कौन है? तो कलकत्ता में ही क्या है, आपको बनाने वाला बोल सकते हैं क्या? उसका नाम क्या है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ये सब बेसिकली बोल सकते हैं कि आपको नेविस के सामान वामान बनाता है। तो ये कई बार पूछा जा सकता है ऐसे ही क्वेश्चन कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर है आपको? कोलकाता में है। आगे चलिए। तो बस पश्चिम बंगाल से यही था बाबू, यही न्यूज था। युद्धपोत का नाम क्या है? आंद्रोथ, जो कोलकाता में शामिल किया है। और उसको बनाया कौन है आपको? गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। अब आते हैं क्या? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत मतलब क्या? आसाम वगैरह होने, नागालैंड है ना, मणिपुर, इस सब के बारे में देख लेंगे। तो कहा कहाँ एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक महाराज पुच्छू के नाम पर रखा गया है। देखिए, समझिए क्या कि महाराज पुच्छू जी की बात करते हैं, तो महाराज पुच्छू क्या थे? ये बेसिकली क्या है कि 13वीं सदी मतलब बोल सकते हैं कि देखिए बिहार के एरिया में, आपको पता है कि बिहार के एरिया में क्या है कि बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था बिहार और बंगाल पर। बिहार है, समझिए भारत है, बिहार है। बिहार और बंगाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी था, ये आप लोग जानते होंगे। ये आक्रमण करते हुए कहा कि इधर असम है, तो असम के इलाका में बढ़ने का प्रयास किया। लेकिन उस समय असम का नाम था कामरूप। तो क्वेश्चन पूछेगा कि असम का पुराना नाम क्या है? तो कामरूप असम के नाम था पुराना। वहां के शासक का क्या नाम था? महाराज पुथु। तो महाराज पुथु नहीं, महाराज पृथ्वी, पृथु बोलिए, पुथु बोलिए। उन्होंने कहा क्या? बख्तियार खिलजी को बुरी तरीके से हरा दिया और उसका उधर बढ़ने के सपनों का क्या? चिकना चूर कर दिया। तो ऐसे हीरो जो क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उनको लोग नहीं जानता है, तो उनके नाम कोई स्थान का नाम रख देते हैं, कोई पुल पुलिया का नाम रख देते हैं, ताकि लोग जो है उनके बारे में जाने। उन्हीं के नाम पर एक फ्लाईओवर का नाम रखा गया है गुवाहाटी असम में, उसका, है ना। और गुवाहाटी का ये सबसे लंबा फ्लाईओवर भी हो जाएगा। और यह फ्लाईओवर किसको जोड़ता है? दीघा लिपुखरी को जोड़ती है। नुनमाटी से क्या जोड़ता है? नुनमाटी से आपको जोड़ता है। उतना नहीं पूछेगा, बस पूछेगा महाराज पृथु का संबंध कहां से था? असम से। तो इसको स्टेटिक में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि असम का पुराना नाम क्या था? तो क्या था आपको? कामरूप था। किसको इन्होंने हराया था? तो वही दिल्ली सल्तनत के सेनापति, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, बख्तियार खिलजी, इसको हराया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को और विशेष रूप से असम को उधार देगा? सुनिए क्या, एक ब्रिटिश म्यूजियम है, तो पता है कि भारत को शासन किया और यहाँ से कई सारा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज था लेके चला गया और उसको अपना म्यूजियम वगैरह में रखे हुए हैं। म्यूजियम लोग देखने जाता है, टिकट लगता है, उससे पैसा कमाता है। तो उसी में क्या है, एक बाबू बोल सकते हैं वृंदावनी वस्त्र है। और इसका है 16वीं सदी में इसको बनाया गया था। कहा जाता है कि असम में एक भक्ति संत हुए, उनका नाम था शंकर देव। ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि असम में भक्ति आंदोलन को बढ़ाने का श्रेय किनको जाता है? तो किनको आपको? शंकर देव को जाता है। तो कहा था कि शंकर देव के निर्देशन में क्या है, ये आपको वृंदावनी वस्त्र का निर्माण हुआ था। और यह कृष्ण भगवान के जीवन और कहानी को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो उसको वहां से
उधार लेकर के आया जा रहा है, मतलब 18 महीने भारत में रहेगा, फिर वहां से भारत से क्या हो जाएगा, दोबारा ब्रिटिश म्यूजियम में आपको चला जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र विशेष रूप से भारत भारत को या विशेष रूप से असम को उधार देगा, कौन देगा, ब्रिटिश म्यूजियम देगा। और क्या संबंध था, आपको बता दिए कि शंकरदेव से क्या आपको संबंध थे। शंकरदेव कौन थे, तो असम में भक्ति आंदोलन क्या था, आपको जनक थे या उसको फैलाने का काम किए थे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है कहाँ, आपको असम में ही आपको लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली क्या है, गिद्ध को बचाने के लिए किया गया। गिद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मरा जानवर होता है उसको जब बाहर फेंक दिया जाता है, तो गिद्ध उसको क्या करता है, खाता है। गिद्ध को भलचर बोलते हैं। अब देखिए, जानते क्या होता है, हम लोग एक दवाई होता है डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक। बेसिकली जानवर जब हमारा बीमार पड़ता है तो उसको इंजेक्शन वगैरह में दे देते हैं डाइक्लोफिनेक। और जब जानवर मर जाता है उसको बिक दिया जाता है। तो जानवर को जब खाता है तो गिद्ध का किडनी खराब हो जाता है। किडनी खराब क्यों हो जाता है, क्योंकि डाइक्लोफेनेक दवा का असर उसमें रह जाता है। और डाइक्लोफेनेक दवा गिद्ध की किडनी को खराब करता है। तो गिद्ध का जब किडनी खराब हो गया तो गिद्ध मर जाता है। उसके जगह पर मलेक्सिकॉम दवा इस्तेमाल करने की बात बोला गया है। लेकिन मलेक्सिकॉम महंगा होता है, इस कारण से इस्तेमाल वो नहीं करता है। और डाइक्लोफेनेक सस्ता है, हालांकि प्रतिबंधित है, लेकिन सस्ता है, इस कारण से क्या होता है, उसका यूज होता है। बस वही कहानी है बाबू, है ना। वही चीज विशेष लिखल है आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बास इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये असम में किया है। असम में क्या है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ है, तो कहाँ, असम में है, गोलाघाट जिला में पड़ता है, असम में पड़ता है। देखिए, इथेनॉल की बात करते हैं। इथेनॉल क्या होता है, आपको मतलब बोल सकते हैं धान से, चावल से, भूसा से, पेड़ पौधा से, इस सब बनता है। और यहाँ पर असम में क्या है, यह क्या है, आपको बांस से बनता है इथेनॉल। और विश्व में पहला ऐसा संयंत्र है, मतलब जो कि यह बांस से इथेनॉल बनाता है। ये कहाँ भारत में क्या है, असम में। इसका नाम क्या है, आपको नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, आगे चलिएगा। कोई चीज लिख ले बाबू। असमिया फिल्म का नाम क्या है, गुड बाय गुरुजी। असम का एक फिल्म, इसका नाम क्या है, गुड बाय गुरुजी। इसको आधिकारिक तौर पर क्या है, भेजा गया है कहां पर आपको, गंगेसुर सिन महोत्सव। तो गंगेसुर सिन महोत्सव के लिए इसको चुना गया है। और इसका आयोजन कहाँ होता है, पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस से कहाँ होगा, पेरिस में इसका आयोजन होगा। ठीक है, चलिए। और इसका निर्देशक कौन है, आपको जयंत नाथ। कौन है, आपको जयंत नाथ इसका क्या आपको निर्देशक है। एक और यहाँ से न्यूज है, जानते हैं वो क्या है, भूपेन, डॉक्टर भूपेन हजारिका। तो पूछिए, डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध कहाँ से है, इनका भी संबंध क्या, असम से है। तो इनके, ये बेसिकली क्या है, संगीत और कला के फील्ड में क्या बहुत सारा काम किए हैं डॉक्टर भूपेन हजारिका। इनके सम्मान में क्या है, भारत के आरबीआई 100 रुपया का क्या किया है, विशेष सिक्का जारी किया है। तो 100 रुपया मूल्य का विशेष सिक्का किसके सम्मान में जारी किया गया है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। ठीक है, ये क्या थे, गायक थे, संगीतकार थे, कवि थे, अभिनेता थे, कलाकार थे, संपादक थे, फिल्म निर्माता थे, प्रधानाध्यापक थे, राजनीतिज्ञ थे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि भूपेन हजारिका का संबंध किस फील्ड से है, तो इनका संबंध क्या है, कला, क्या, कला क्षेत्र से। इनको सुधा कंठ भी उपनाम। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, तो दिया गया है, कब दिया गया है, 2019 में दिया गया है, इनके मरने के बाद दिया, मतलब मरणोपरांत ही इनको दिया गया है। अब मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, इसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो असम से इतना न्यूज था। असम से क्या क्या न्यूज था, एक बार जल्दी से बता देते हैं। असम से क्या न्यूज था कि महाराज पुत्तू के नाम पर गुवाहाटी असम में क्या फ्लाईओवर का नाम रखा गया है। महाराज पुत्तू कौन थे, कि बख्तियार खिलजी को हराने वाले असम या कामरूप के राजा थे। फिर क्या बोले कि वृंदावनी वस्त्र की बात करते हैं, ये ब्रिटिश म्यूजियम से उधार लाया जाएगा। ये वृंदावनी वस्त्र क्या है, ये आपको शंकर देव के नेतृत्व में क्या है, वस्त्र की बोल सकते हैं बनाया गया था। शंकर देव क्या, आपको असम में भक्ति आंदोलन के जनक है। फिर क्या बोले कि पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, असम में। और क्या बोले, गिद्ध के लिए कौन दवाई खतरनाक होता है, तो कौन, आपको डाइक्लोफेनेक क्या होता है, आपको खतरनाक होता है। जबकि मलेक्सिकम क्या होता है, आपको ठीक होता है, लेकिन वो महंगा होता है, इस कारण से उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला क्या बोले कि विश्व के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र ये रिफाइनरी बोल सकते हैं, कहाँ बनाया गया, तो गोलाघाट, असम में बनाया गया। अगला क्या बोले कि एक फिल्म है गुड बाय गुरुजी, की असम भाषा में है। इसका एक गंगे सुर सिन महोत्सव होगा, आपको पेरिस, फ्रांस में, उसके लिए इसको चुना गया है। और इसका निर्देशक कौन है, आपको जयंत नाथ है। डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में आरबीआई 100 रुपया का क्या आपको
सिक्का आपको जारी किया है। ठीक है, इनका संबंध क्या था? कला और संगीत के फील्ड से। इनको सुधा कंठ भी कहते हैं। 2019 में भूपेन हजारिका को भारत रत्न भी आपको दिया गया था। आइए, अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो नागालैंड की राजधानी कहाँ? कोहिमा। वो क्या महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर उसको माना गया है, ठीक ना? ऐसे महिलाओं के लिए अधिकतर शहर क्या होता है? असुरक्षित होता है, महिलाओं के साथ बहुत तरह के अप्रिय घटना हो जाता है। लेकिन सबसे सुरक्षित शहर किसको माना गया है? आपको नागालैंड के कोहिमा को माना गया है, ठीक ना? राइट। और यह रिपोर्ट जो है आपको जारी कौन किया है? आपको बेसिकली ये आपको राष्ट्रीय महिला आयोग ये रिपोर्ट आपको जारी किया है। राष्ट्रीय, देखिए कोई जब संगठन आ जाएगा बीच में तो संगठन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं। इसका स्थापना जो है इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका स्थापना 1992 में किया गया था। हालांकि हालांकि एक था 1990 वाला, लेकिन स्थापना 1992 में आपको किया गया है। ठीक है, वही चीज लिख ले बाबू। और ये क्या है? आपको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसका मुख्यालय का आपको नई दिल्ली में है। तो नागालैंड से बस यही क्वेश्चन था कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जो क्या है आपको विश्व का सबसे, विश्व नहीं बोलेंगे, भारत का सबसे सुरक्षित है कि महिलाओं के लिए शहर। अगला क्या है हमारा? अगला है पीएम मोदी ने बैराबी सरंग नई रेल लाइन, क्या नाम है? बैराबी सरंग एक रेल लाइन है का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये आपको मिजोरम में। कहाँ किया गया? मिजोरम। मिजोरम में एक रेल लाइन का नाम क्या है? बैराबी सरंग नई रेल लाइन। अगला क्या है? अच्छा, ये कहाँ? असम की सीमा पर असम और मिजोरम को क्या करेगा? आपको बोल सकते हैं दोनों को क्या करेगा? जोड़ेगा। वही चाहिए बाबू, है ना? असम में क्या आपको बैरोबी को क्या करेगा? मिजोरम की राजधानी आइजोल से क्या करेगा? आपको जोड़ेगा। अगला क्या है कि 14वां जो है सिरारा खोंग, क्या नाम है? सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव। क्या नाम है? 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव। ये कहाँ होगा? ये कहाँ आपको? मणिपुर। कहाँ? मणिपुर के गांव है, उसका नाम क्या है? सिरारा खोंग। वहीं पर क्या है? सिरारा खोंग हथई नाम में क्या होता है? तो मिर्च होता है। क्या होता है? मिर्च होता है। और उसको जीआई टैग भी आपको मिल चुका है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी आपको मिल चुका है ना। उसका इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए क्या है, ये आपको महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव में एक समुदाय है, उसका नाम क्या है? तंगखुल नागा समुदाय। क्या नाम है? तंगखुल नागा समुदाय। वो बढ़ चढ़ के क्या करता है? आपको पार्टिसिपेट करता है। बस यही न्यूज था बाबू। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला जो हमारा न्यूज है, एक मिनट भैया दोस्त। हम्म, अगला न्यूज क्या है कि किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक सूची में शामिल किया गया है? तो नागालैंड के विश्वविद्यालय है ना। यह रिपोर्ट कौन जारी किया है? आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ आपको? आपको अमेरिका में। कहा आपको? अमेरिका में, ठीक ना। तो यहीं पर क्या है कि नागालैंड में क्या है कि 4 संकाय सदस्यों को विश्व का शीर्ष 2% वैज्ञानिक में आपको शामिल किया गया है। अगला न्यूज क्या है कि किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट का ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ओजू जल विद्युत परियोजना हाल ही में चर्चा में था, ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। याद करने का तरीका, अ से ओजू, अ से अरुणाचल प्रदेश। तो अ से असम भी होता है, लेकिन कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। ओजू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कौन नदी पर है? सुबनसिरी नदी पर है। आज सुबनसिरी नदी कौन है? तो ये ब्रह्मपुत्रा जो मेन नदी है उसका ही सहायक नदी।
हेलो 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 हेलो। अच्छा, एक चीज बताइएगा बाबू, कहाँ से साउंड में समस्या हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर पीछे से पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा ना। हेलो हेलो हेलो। एक बार आप लोग बताइएगा कहाँ साउंड में समस्या हुआ था। अगला न्यूज क्या है कि किस राज्य में सुवर्ण की जो जल विद्युत कौन देगा? जो मेन नदी है उसका एक सहायक नदी। हेलो हेलो। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, दोस्त एक बार फिर से हम समझा देते हैं। आइए। नई दिल्ली से हमको देखना था। देखिए, यहाँ से हमको देखना था कि इसको मिटा देते हैं, तब आपको बताने में मजा आएगा। आइए देखिए क्या बोले। अब ये सुनिएगा, साउंड वगैरह जा रहा है बाबू ना। आइए देखिए क्या बोले। अब ये सुनिएगा, साउंड वगैरह जा रहा है बाबू ना। देखिए, यहाँ से हमको देखना था। नई दिल्ली में, नई दिल्ली से क्या न्यूज है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 बोलता है। इसका मेजबानी 2026 में कौन करेगा? तो इसका मेजबानी कौन करेगा? आपको नई दिल्ली करेगा, भारत करेगा। देखिए क्या हुआ कि बैडमिंटन का विश्व चैंपियनशिप होता है। तो देखिए, ये 30वां नंबर के 2026 में होगा। आई भारत में होगा, भारत में नई दिल्ली में होगा। क्या इससे पहले भारत कर चुका है? हाँ, इससे पहले भारत किया है 2009 में, 2009 में किया है। कहाँ आपको? हैदराबाद में इसका किया गया। ठीक है। और बोल सकते हैं बहुत लंबा समय के बाद, 17 साल के बाद क्या है, फिर से होगा 2026 में होगा आपको बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में, ठीक, नई दिल्ली में। और क्या बोले कि 2025 वाला बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? वो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। अगला न्यूज क्या है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको इंडिया में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2025 क्या है? हमारा देश सेमीकंडक्टर के फील्ड में काफी ज्यादा पीछे है, ताइवान वगैरह बहुत आगे है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर आजकल हर एक चीज में इस्तेमाल होता है। तो इस फील्ड में और आगे बढ़ने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए क्या है, आपको सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया, ताकि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। अगला आप क्या बोले दोस्त कि देखिए, सरकारी परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना को कौन मंजूरी दिया है? तो नई दिल्ली गवर्नमेंट मंजूरी दिया है। तो बेसिकली क्या है कि जो अस्पताल जो स्टाफ होते हैं, उनको कई बार क्या होता है कि मतलब सोने वोने के लिए व्यवस्था उस तरह का नहीं मिलता है। तो कम पैसा में क्या है, 5 रुपया दे कर क्या है, बढ़िया उनको बेड मिल जाएगा, बढ़िया व्यवस्था मिल जाएगा। वो शुरू किया गया है, उसका नाम क्या रखा गया है? विश्राम गृह। तो ऐसे नहीं पूछेगा, पूछेगा विश्राम गृह परियोजना सरकारी अस्पताल के परिचालकों के लिए शुरू किया गया है। कहाँ? आपको दिल्ली में। अगला क्या है, दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली। देखिए, द विंची रोबोटिक सिस्टम क्या होता है? जैसे वर्तमान क्या है ना कि जो डॉक्टर वगैरह ऑपरेशन वगैरह करते हैं, या अलग अलग तरह की बीमारी होता है, उसका इलाज वगैरह किया जाता है, तो रोबोटिक सर्जरी के तहत रोबोटिक सर्जरी भी होता है ना। उसमें कम दर्द वगैरह होता है और बहुत अच्छा सर्जरी माना जाता है। तो उसी में क्या है, डॉक्टरों को ट्रेंड किया जाएगा। और भारत का इस पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? द विंची रोबोटिक सिस्टम पर ट्रेनिंग देगा, रोबोटिक सिस्टम का। ये आपको एम्स दिल्ली देगा। ठीक है। अगला बताइए, रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रबी अभियान 2025 का सम्मेलन जो है, ये आपको नई दिल्ली में किया गया। पूसा परिसर के, आप वहां पर एक ऑडिटोरियम है, उसका नाम क्या है आपको? भारत रत्न श्री सुब्रमण्यन ऑडिटोरियम है ना, तो वहीं पर आपको किया गया है।
अगला क्या बोले कि नदी उत्सव के छठा संस्करण, नदी उत्सव के छठा संस्करण एक कहाँ हुआ आपको, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली, आगरा की बात करते हैं, वृंदावन की बात करते हैं, है ना, ये सब क्या है आपको, मथुरा की बात करते हैं, ये सब क्या आपको यमुना नदी किनारे बसा हुआ। और गंगा की बोल सकते हैं सबसे लंबी सहायक नदी कौन है आपको, यमुना है, ठीक है। तो वहीं पर क्या है कि नदी उत्सव का छठा संस्करण कहाँ हुआ आपको, नई दिल्ली में किया गया। अगला क्या है कि विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, अभी आपको नई दिल्ली में किया गया। और एक और क्या बोले, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसका शॉर्ट फॉर्म है एससीओ। एससीओ का युवा लेखक का सम्मेलन, मतलब जो भी युवा लेखक इसमें पार्टिसिपेट किए, पूरा शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य सदस्य यहाँ पार्टिसिपेट किए, उनके लेखक। तो इसका कहाँ आयोजन हुआ आपको, नई दिल्ली में। सॉरी, कहाँ आयोजन हुआ आपको, नई दिल्ली में किया। और शंघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं, इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, फिलहाल जान लीजिए क्या कि चीन में ये संगठन है और 2001 में इसका स्थापना किया गया था। भारत पाकिस्तान दोनों इसका की आपको सदस्य है वर्तमान में। तो बोलिए क्या क्या देखना था, दिल्ली से एक और जल्दी से देख लेते हैं। पहला क्या देखना था कि इसमें बैडमिंटन चैंपियनशिप, या बोल सकते हैं कि 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा, भारत के नई दिल्ली में होगा। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में हुआ था। और 2025 वाला कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। और विश्राम गृह अस्पताल परिचालकों के लिए कहाँ खोला गया, नई दिल्ली में। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया, एम्स दिल्ली। फिर क्या बोले कि रबी अभियान 2025 कहाँ हुआ, तो आपको नई दिल्ली में। नदी उत्सव के छठा संस्करण कहाँ आपको, नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ, नई दिल्ली में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का युवा लेखकों का सम्मेलन कहाँ हुआ आपको, नई दिल्ली में हुआ। अब आइए हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश से क्या क्या न्यूज आपको पता होना चाहिए दोस्त, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर किसे घोषित किया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। ऐसे हम लोग पहले पढ़ते क्या थे कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है, तो केरल पढ़ते थे। लेकिन अभी क्या है कि उल्लास कार्यक्रम शुरू किया गया है और उससे भी ज्यादा क्या कई राज्यों में साक्षरता हो गया है, ठीक है ना। तो उसी में देखिएगा कि सबसे ज्यादा पूर्ण साक्षर की बात करते हैं तो कौन है आपको, मिजोरम है पहला स्थान पर, दूसरा त्रिपुरा, फिर कौन हो गया, गोवा हो गया। और चौथा कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया। लेकिन इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश क्या है, लद्दाख है, वो भी क्या है पूर्ण साक्षर घोषित किया गया उल्लास कार्यक्रम के तहत, है ना। एक क्वेश्चन पहले बता भी चुके हैं, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो कौन है, लद्दाख है। याद कर लीजिएगा, ठीक है, आगे चलिए। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण, ये वाली बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्या हिमाचल प्रदेश में क्या है, एक लाहौल स्पीति जिला है, क्या लाहौल स्पीति जिला है, वहीं पे एक पार्क है, उसका नाम क्या है, कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर। एक खाली पूछेगा डेजर्ट, क्या बोलते हैं, पूछेगा रेगिस्तान नेशनल पार्क पूछेगा या डेजर्ट नेशनल पार्क पूछेगा। तो डेजर्ट नेशनल पार्क पूछेगा तो ये आपको राजस्थान में है, कहाँ, राजस्थान में है। लेकिन इसी में कोल्ड डिजर्ट जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा आपको, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। इसको क्या किया गया है कि एक संगठन यूनेस्को, क्या एक संगठन है आपको, यूनेस्को एक संगठन है, यूनेस्को एक संगठन है। इसके द्वारा क्या है, विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क बनाया गया है। इसी को बोलते हैं मैप प्रोग्राम, क्या बोलते हैं, मैप, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए भारत में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, 18 है। लेकिन सारा का सारा मैप प्रोग्राम में शामिल नहीं है। इसमें क्या है, 12 को क्या था, मैप प्रोग्राम में आपको शामिल था। और 13वां कौन बन गया है, तो कोल्ड डिजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है या कोई 13वां क्या बन गया, मैप प्रोग्राम में शामिल हो गया। इसी मैप को बोलते हैं वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्तमान में बोल सकते हैं कि यूनेस्को के तहत आने वाले बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या भारत में कितना हो गया है, 12 से बढ़कर कितना हो गया, 13। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है बाबू। इसके बारे में कहानी क्या है कि ये भारत का सबसे ऊंचा है और ठंडा रेगिस्तान बायो रिजर्व है। देखिए रेगिस्तान क्या होता है, गर्म इलाका में भी होता है, एक ठंडा इलाका में भी होता है, जहां पानी कम पड़ता है रेगिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो भारत का सबसे ऊंचा और क्या है, ठंडा रेगिस्तानी बायोस्फीयर रिजर्व है ना। और यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, हिमाचल आइबेक्स पाया जाता है, तिगती गजल पाया जाता है, ज्यादा याद करिएगा, हिम तेंदुआ यहाँ पर आपको रहता है। तो हिमाचल प्रदेश तरह से ही एक तो क्या कि पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया, इसको चौथा राज्य बन गया। और क्या बोले कि यहाँ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल हो गया। और भारत में बोल सकते हैं मैप प्रोग्राम में 13 को क्या है आपको बायोस्फीयर शामिल है। आइए
अब उत्तर प्रदेश का न्यूज देख लीजिए बाबू। नो हेमलेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान कहां शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। इसके तहत क्या किया गया है कि अगर कोई पेट्रोल पंप बिना हेमलेट के जाएगा तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नो हेमलेट नो पेट्रोल। ये कहां शुरू किया गया? आपको यूपी में आपको शुरू किया गया है। आगे चलिएगा। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ आपको उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला न्यूज क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा किया है? मतलब कि अगर कोई शिक्षक बीमार पड़ गया तो बिना कैश के भी उसका इलाज हो सकता है। ये कौन? यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ ने इसका घोषणा को किया है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बोलिए क्या क्या बता दिए। नो हेमलेट नो फ्यूल यूपी में शुरू किया गया है। अगला क्या कि सबसे बड़ा एरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ आपको? उत्तर प्रदेश में। और शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा कहाँ आपको? यूपी में। बस यूपी में कहा बात, इस बात यूपी में बाबू। अब मध्य प्रदेश में कहा बात। यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। और पीएम मित्र पार्क क्या है? ये बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक पार्क। इसमें क्या है, कच्चा माल से लेकर क्या है उसको बनाने का प्रक्रिया से लेकर के बेचने तक, एक्सपोर्ट करने तक पूरा क्या है, ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ व्यवस्था आपको रहेगा। वही लिखा हुआ है। एक मल्टी फंक्शनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का हब है जहाँ कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन मिलेगा। मतलब कपास, कच्चा माल के लिए, डिजाइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और एक्सपोर्ट सब क्या होगा एक ही स्थान से किया जा सकता है। ये पीएम मित्र पार्क कहाँ खोला गया आपको? यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश में खोला गया है। अब छत्तीसगढ़ से क्या है, कुछ न्यूज है। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ करके 30,000 मेगावाट हो गया? तो छत्तीसगढ़ का हो गया। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, लेकिन ये पूछेगा किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? देखिए, योग और सुदर्शन क्रिया की बात करते हैं, ये क्या है, आप बोल सकते हैं कि मानव के आध्यात्मिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज आपको सब है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ के जेल में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के जेल में से शुरू किया गया है। देखिए, जो योग और सुदर्शन क्रिया की बात करते हैं, ये बेसिकली क्या है, आपको जो शुरू किया गया है एक संगठन है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। उसके सहयोग से क्या है कि योग और सुदर्शन क्रिया की आपको सिखाया जाएगा। कहाँ आपको? छत्तीसगढ़ के जेल में सिखाया जाएगा। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ये फाउंडेशन जो है 1981 में बनाया गया था। और किनके द्वारा बनाया गया था? श्री श्री रविशंकर, श्री श्री रविशंकर द्वारा ही बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ? अब कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आपको मुख्यालय, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिएगा। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हो गया है? तो छत्तीसगढ़ में। देखिए क्या है, भारत में क्या है, गरीब आदमी में क्या होता है, समान तौर पे क्या होता है, कम एज में शादी कर दी जाता है अलग अलग कारण से, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं बाल विवाह। कम एज में शादी हो गया तो बाल विवाह हो गया। तो छत्तीसगढ़ का एक जिला है, उसका नाम क्या है? बालोद जिला। जो कि भारत का पहला ऐसा जिला घोषित हो गया है जो कि बाल विवाह आपको नहीं होता है। मतलब बाल विवाह मुक्त जिला भारत का पहला कौन हो गया आपको? छत्तीसगढ़ का बालोद जिला हो गया। बालोद, ब से बालोद, अब ब से बाल विवाह आपको नहीं होता है। आगे चलिए। अगला क्या है, किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो सूरजपुर जिला में क्या है, 75 ग्राम पंचायत है, उसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। आई कहाँ आपको है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ आपको? छत्तीसगढ़ में। तो बोलिए तो छत्तीसगढ़ से क्या क्या न्यूज था? एक तो न्यूज क्या था छत्तीसगढ़ से, पहला न्यूज क्या था कि इसका विद्युत क्षमता बढ़कर हो गया है 30,000 मेगावाट। अगला, सभी जिलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया सिखाया जाएगा। किसके सहयोग से? आर्ट ऑफ लिविंग लिविंग फाउंडेशन के सहयोग से। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना 1981 में किया गया था श्री श्री रविशंकर द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ को? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। बालोद जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया जो कि क्या है आपको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। और फिर क्या बोले कि सूरजपुर जिला के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। ये कहाँ पता? आपको छत्तीसगढ़ में। अब हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा से हमारा क्या न्यूज है दोस्त? हरियाणा से, तो हरियाणा से हमारा न्यूज ये है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है? तो हरियाणा में मंजूरी दिया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, खाली सिंपल पूछेगा कि लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में। तो इसके तहत क्या है
कि महिलाओं को 2100 रुपया मासिक सहायता प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को 2100 रुपया मासिक सहायता प्रदान किया जाएगा प्रत्येक महीना। अगला क्या है कि भारतीय नौसेना ने कहा INA अरावली को नौसेना में शामिल किया है। तो INA अरावली को नौसेना में शामिल किया गया है कहाँ? आपको हरियाणा के गुरुग्राम में शामिल किया गया। तो बोलिए क्या क्या हो गया न्यूज कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में शुरू किया गया और INA अरावली को नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? आपको गुरुग्राम में शामिल किया गया। अब राजस्थान से एक न्यूज है यहाँ से भी। इस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है। धर्मांतरण विरोधी विधेयक मतलब क्या है? कोई जबरदस्ती किसी का धर्म बदलने का प्रयास करता है तो उसको कठोर सजा दिया जाएगा, जेल भी हो सकता है ना? वही विधेयक पास किया गया। यूपी में भी सब पास हो चुका है, उत्तराखंड में हो चुका है, अब कौन किया? आपको राजस्थान भी किया है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं गुजरात से। क्या नहीं, गुजरात से आपको दो न्यूज है। पहला क्या है कि कुछ देर पहले था कि सेमीकॉन इंडिया करके आपको सम्मेलन था, वो आपको नई दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पर क्या है कि सेमी कंडक्टर के लिए अपने पहले एंड टू एंड, उसका नाम क्या? ओस्कट, आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट की पायलट लाइन कहाँ शुरू किया गया है? तो गुजरात में शुरू किया गया। और कहाँ पर? आपको सानंद में। कहा? सानंद में। मतलब भारत के पहला सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं एंड टू एंड पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू किया गया? आपको गुजरात के सानंद में। सारण बिहार में, सारण जिला बिहार में, क्योंकि आपको सानंद है। आगे चलिए। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर जो है ये आपको कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। तो गुजरात के अहमदाबाद से क्या, एक तो क्या सेमीकंडक्टर के लिए पहला जो है एंड टू एंड आपको पायलट लाइन सुविधा शुरू किया गया है सानंद गुजरात में। और एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर कहाँ? आपको अहमदाबाद में। अगला महाराष्ट्र की बात करते हैं। इस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके उसका किया गया है अहिल्या नगर। क्या रखा गया है? अहिल्या नगर रखा गया है। तो ये अहमदनगर रेलवे स्टेशन कहाँ पड़ता है? आपको महाराष्ट्र में। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर आपको कर दिया गया है। इस राज्य के जिनाली मोदी को उनको केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूनेप यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 दिया गया है। समझिए क्या पूछा गया है कि एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है? जिनाली मोदी, नरेंद्र मोदी नहीं, जिनाली मोदी। इन्हों के केला के रेशा से, केला का जो रेशा होता है उससे ये क्या करते हैं? चमड़ा बनाते हैं। इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? यूनेप यंग इंडिया चैंपियन, यूनेप यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। तो समझिए क्या ये जो जिनाली मोदी की बात करते हैं, ये बेसिकली कंपनी है, उसका फाउंडर, उनका नाम क्या है? बिनोफी लेदर। क्या नाम है? बिनोफी लेदर के फाउंडर फाउंडर है। ये क्या है? केले की फसल में कचरा जो होता है, जिस तना का जो रेशा उसा होता है, उससे क्या करते हैं? आपको लेदर तैयार करते हैं। नहीं होता है, केला हो गया, फसल हो गया, उसका जो तना होता है उससे क्या करते हैं? लेदर आपको तैयार करते हैं। ठीक है। अब चूंकि बाबू क्या आ गया है, यूनेप नामक संगठन की चर्चा आ गया है, तो यूनेप के बारे में आपको जान लेना है। इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसका स्थापना 1972 में हुआ था। याद कीजिए, बताए थे कि जब स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था 1972 में, तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद में क्या किया? इसका स्थापना किया गया था 5 जून 1972 को किया गया था। और इसका मुख्यालय रखा गया था केन्या के नैरोबी में। तो मुख्यालय के बारे में पूछा गया, केन्या के नैरोबी में से क्या आपको मुख्यालय, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिए। कुछ और पॉइंट अगर आप चाहे तो यूनेप से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार दुर्गा में ऑलरेडी कि यूनेप कई सारा रिपोर्ट और प्रोग्राम का प्रकाशन करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनेप पब्लिश करता है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनेप पब्लिश करता है। ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछा गया है, यूनेप पब्लिश करता है। क्लीन सीड कैंपेन यही चालू करता है। विद प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान कौन शुरू किया है? यूनेप शुरू किया है। तो ये अब आपसे जितना हो सकता है उतना रटने का प्रयास कीजिए। ये ज्यादा पूछता है इमिशन गैप रिपोर्ट, और एक पूछता है ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। इसका आपको यूनेप पब्लिश करता है। तो एक बार फिर से आते हैं, क्या क्या रखना था महाराष्ट्र से? पहला क्या कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके आपको अहिल्या नगर किया गया है। अगला क्या कि जिनाली मोदी को आपको यूनेप यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। और एक क्या, बिनोफी लेदर के फाउंडर हैं, जो कि केला के तना से जो होता है आपको लेदर प्राप्त होता है। यूनोप को यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं। इसको 1972 में स्थापित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। इसका मुख्यालय नैरोबी अब केन्या में है। कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, इमिशन गैप रिपोर्ट, एडेप्टेशन रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, और क्लीन सीड कैंपेन, और बिट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान। अब कुछ गोवा के बारे में आइए। तो गोवा के बारे में क्या है
कि भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र, इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में किया गया। गोवा में क्या आपको? धारवाड़। अब देखिए ये क्वेश्चन बिहार का ऑलरेडी पूछा गया, कौन वाला? ऑन्कोलॉजी। कि ऑन्कोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी मतलब होता है जी, मतलब बेसिकली क्या है इसमें, कैंसर का स्टडी करने वाला बोल सकते हैं, मेडिकल का एक ब्रांच है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है? कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कीमियोथेरेपी होता है, तो कीमियोथेरेपी में क्या होता है कि कीमियोथेरेपी में आपका कैंसर का इलाज किया जाता है। और ऑन्कोलॉजी में क्या है कि जैसे बायोलॉजी में पूरा बायोलॉजी मतलब जीव जंतु के बारे में पढ़ा जाता है, ऐसी ऑन्कोलॉजी में क्या है, कैंसर के बारे में पूरा आपको पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कोई ऑन्कोलॉजी सेंटर बनाया गया कहाँ आपको? गोवा के धरागल में बनाया गया। ठीक है, चलिए। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जहां कैंसर अनुसंधान रिसर्च होगा, उसका उपचार भी किया जाएगा और कैंसर पेशेंट का देखभाल भी किया जाएगा। ऑन्कोलॉजी के बाद मतलब क्या होता है? कैंसर के अध्ययन, निदान, उपचार और रोकथाम की चिकित्सीय शाखा को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। तो गोवा से बस यही था। क्या यहाँ सवाल न्यूज था कि यहाँ पर धारवाल में क्या है, इंडिया का पहला जो इंटीग्रेटेड आपको ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर बनाया गया। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। चलिए आगे बढ़िए। कीमोथेरेपी क्या है? कैंसर के इलाज से संबंधित है। कर्नाटक से न्यूज क्या है कि कर्नाटक ने क्या किया है, अपने यहाँ इनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्या है, 1,000 करोड़ रुपए का लीप योजना शुरू किया है। ये लीप योजना का मतलब क्या होता है? लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। जैसे आपको पता होगा कि कर्नाटक के बेंगलुरु को है, उसको बोलते हैं भारत का सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो जिस तरह से बेंगलुरु में बढ़ावा मिलता है, उस तरह से क्या बेंगलुरु के अलावा भी कर्नाटक में शहर होगा, तो वहां पर भी जैसे टायर 2 सिटी होगा, मतलब जो और नीचे वाला शहर होगा, वहां पर इस तरह का सिस्टम बढ़े, उसके लिए क्या है, आपको 1,000 रुपए क्या आपको सरकार जो है लीप प्रोग्राम आपको शुरू किया गया है। बस वही है। तो लीप प्रोग्राम कौन शुरू किया बाबू? कौन? आपको कर्नाटक गवर्नमेंट। और इसका उद्देश्य क्या है? कि इनोवेशन और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, बेंगलुरु से बाहर भी इसको स्थापित करना। बस यही इसका क्या उद्देश्य है। तो बस कर्नाटक से एक न्यूज था। लीप का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, लोकल इकोनॉमी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। केरल का न्यूज क्या है कि पहली बार विश्व सौगान सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? आप सुनिएगा, विश्व सौगान सम्मेलन पहली बार नहीं हो रहा, ये आपको 5वां बार हुआ है। लेकिन भारत में क्या हुआ है? कोची में क्या हुआ? पहला बार हुआ। इसलिए यहाँ कई जगह दिया गया है कि पहली बार विश्व सौगान सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो कहाँ? केरल का कोची में हुआ। ओवरऑल क्या था आपको? 5वां था। इसी बोलते हैं वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। सौगान की बात करते हैं, बहुत ही मूल्यवान, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले क्या होता है? एक वृक्ष होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सौगान का क्या होता है? टेक्टोना ग्रैंडिस का होता है। टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो बस यही याद कीजिए। तो वर्ल्ड टिक कॉन्फ्रेंस का 5वां सम्मेलन ओवरऑल था, ये कहाँ हुआ? आपको कोची में हुआ। कोची कहाँ पर था? केरल में। तमिलनाडु से भी कई सारा न्यूज है। यहाँ पर क्या है, अम्बू करंगल योजना शुरू किया गया है। अम्बू करंगल योजना शुरू किया गया है। ये कहाँ? तमिलनाडु में शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि जो अनाथ बच्चा है उनको दिया जाएगा 2,000 रुपया प्रति मास दिया जाएगा। और यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आपको शुरू किया गया। तो बोलिए, तमिलनाडु में क्या शुरू किया गया? अम्बू करला करंगला करंगल योजना। और यह क्या? अनाथ बच्चों को सहायता प्रदान के लिए किया गया। आगे चलिए। स्वयं सहायता समूह, जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है, कई लोग मिलकर क्या करते हैं, अपने संगठन बना लेते हैं और उसमें अपना क्या करते हैं, मतलब अपने बारे में, है ना, इसमें उधर पहले जीविका बता रहा था, जीविका जैसा ही बोल सकते हैं। क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो सदस्य होते हैं उनको पहचान पत्र जारी, जैसे सरकारी नौकरी लगता है पहचान पत्र दिया जाता है, ऐसे क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? आपको तमिलनाडु बन गया। आइए, लाल गर्दन वाला फैलरोप कहाँ देखा गया? लाल गर्दन वाला फैलरोप कहाँ देखा गया? ये तमिलनाडु। ये पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण चीज है, समझिए क्या हो। ये क्या है? जल में रहने वाला पक्षी है, लेकिन यह क्या है, आपको माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब एक जगह नहीं रहता है, ये मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहता है। जैसे एक याद कर लीजिए, क्या? बून कन्वेंशन। बून कन्वेंशन का संबंध क्या है? माइग्रेटरी बर्ड से है। तो इसी क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि लाल गर्दन वाला, इसका नाम है फैलरोप। क्या है? फैल गर्दन से क्या होता है? आपको लाल होता है, ठीक है। और पानी में उछल उछल क्या करता है? अपना शिकार क्या करता है? पकड़ता है, ठीक है। तो ये कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु में। और ये क्या है? आपको माइग्रेटरी बर्ड है, जलीय पक्षी है। और बून कन्वेंशन का संबंध किससे है? माइग्रेटरी बर्ड के संरक्षण से, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? ये कहाँ शुरू किया गया? चेन्नई में।
जैसे हमारे यहाँ भी जैसे इसरो तो क्या है कि आपको बोल सकते हैं स्पेस फील्ड में काम करता है। अब अलग अलग प्राइवेट संगठन भी आ गए, जैसे अमेरिका में कैसे है, आपको बोल सकते हैं स्पेस एक्स है, इलोन मस्क वाला। तो इसी भारत में कई सारा क्या है, आपका स्पेस फील्ड में काम करने वाला कंपनी बन रही है। उसी में क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस है। ये रॉकेट और एरोस्पेस ऊर्जा के लिए आपको भारत की पहला बहुत बड़ा 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू किया गया, चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया है। किस राज्य ने क्लेमानी, क्या नाम, किस राज्य ने क्लेमा मनी पुरस्कार घोषणा किया? तो क्लेमा मनी पुरस्कार घोषणा कौन किया? तो तमिलनाडु किया। इसमें क्या है कि संगीत में, नृत्य में, नाटक में, सिनेमा में, साहित्य और अन्य कला क्षेत्र में अगर विशिष्ट योगदान देते हैं तो उनको एक पुरस्कार दिया जाएगा, क्लेमा मनी पुरस्कार दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ये वाला। भारत के पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को आयुसीएन की मान्यता मिल गया है। ये तमिलनाडु के कहा, पाक वे में, ये भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, और ये तमिलनाडु है ना। और यहाँ पर क्या, पाक जल संधि, क्या है, पाक जल संधि। पाक जल संधि पूछेगा तो किसके पीछे, या पाक खाड़ी किसके पीछे, पाक जल संधि पूछेगा तो भारत भारत और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के पीछे, जैसे भारत और श्रीलंका क्वेश्चन रहेगा। अब इसी एरिया में क्या होता है, डुगोंग पाया जाता है। जैसे गाय होता है, गाय देखते हैं कि घास चर के जीवन जीता है, और उस समुद्र में क्या होता है, डुगोंग होता है, वो भी क्या, समुद्री घास खाकर जीवन जीता है, इसलिए इसको बोलते हैं सी काऊ कहते हैं। कोई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डुगोंग क्या बोलते हैं, सी काऊ, कहाँ पाया जाता है, ये आपको पाक के खाड़ी में पाया जाता है। वही क्वेश्चन हो क्या। अच्छा, इसको क्या है कि आईयूसीएन का मान्यता मिल गया है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो पाक के खाड़ी में है, पाक जल संधि में है। फिर पूछेगा ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, पूछेगा तो। और डुगोंग को क्या बोलते हैं, डुगोंग क्या बोलते हैं, अच्छा शाकाहारी है कि आपको मांसाहारी है, कि आपको शाकाहारी है, और कैसा है, मैमल्स है, कि मछली नहीं है, कि आपको मैमल्स है, मतलब बच्चा को जन्म देती है, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है डुगोंग को, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चूंकि देखिए आयुसीएन की चर्चा आ गया है, आयुसीएन के बारे में जान लीजिए। आयुसीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका स्थापना 1948 में किया गया था, और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या, आपको मुख्यालय है। और 1964 से यह रेड डाटा बुक पब्लिश करता है, मतलब जो जीव जंतु को खतरा है उसके लिए क्या है कि रेड डाटा बुक क्या करता है, आपको पब्लिश करता है। तो आइए बाबू, यह क्या है, प्राकृतिक संरक्षण, प्रजाति सुरक्षा और पर्यावरण नीति पर क्या करता है, कार्य करता है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को बचाने वाला क्या है, संगठन है। और इसका स्थापना 1948 में किया गया, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और यह रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक किसी को बोलते हैं, कब से पब्लिश कर रहा है, 1964 से पब्लिश कर रहा है। बस हो गया बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, पंख रहित सांप जैसा मछली की एक नई पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति कहाँ खोजा गया, तमिलनाडु में। बेसिकली है मछली, लेकिन सांप जैसा इसका आकृति है, कहाँ खोजा गया आपको, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहा, कोलाचिल तट पर। तभी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कोकन तट होता है, कोकन तट पूछेगा, कोकन तट, है ना। या मालाबार, कोकन तट की बात करते हैं गोवा में, कहाँ को, गोवा में, ठीक है ना। और मालाबार तट पूछेगा, मालाबार तट। तो मालाबार तट की बात करते हैं, कहाँ पड़ता है, वो केरल में पड़ता है, केरल में। एक पूछता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट कहाँ को, तमिलनाडु में, कहाँ को, तमिलनाडु में, कहाँ को, तमिलनाडु में, सब ध्यान रखिएगा। और एक और क्या तट बोले आपको, कोलाचिल तट। तो कोलाचिल तट कहाँ पड़ जाएगा आपको, कहाँ पड़ जाएगा, तमिलनाडु में। तो यहीं पर क्या आपको देखा गया, क्या सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति आपको देखा गया, ठीक है ना। चलिए बस हो गया। भारत का पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो कहाँ को, चेन्नई में खोला गया, तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया। तो बोलिए तमिलनाडु से क्या क्या न्यूज खबर होगा, जल्दी से देख लेते हैं। आइए, पहला क्या न्यूज है कि अम्बू करंगल करंगल योजना शुरू किया गया है अनाथ बच्चों को सहायता करने के लिए। और स्वयं सहायता समूह को आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तमिलनाडु। लाल गर्दन वाला हैदरोप कहाँ देखा गया, तमिलनाडु में देखा गया है। फिर क्या बोले, जलीय पक्षी है। और बुन कन्वेंशन का संबंध क्या है, माइग्रेटरी बर्ड से आपको संबंधित है। और क्या, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एरोस्पेस ऊर्जा के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सेवा कहाँ शुरू किया है, चेन्नई में शुरू किया गया, तमिलनाडु में। पहला मनी पुरस्कार की घोषणा कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में, आपको पाक खाड़ी में है। और इसको आयुसीएन का मान्यता मिल गया है। डुगोंग क्या है, शाकाहारी है, और इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। आयुसीएन की बात करते हैं, 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। 1964 से रेड डाटा बुक पब्लिश करता है, इसमें संकटग्रस्त प्राणियों क्या होता है, आपको सूची होता है। आइए,
पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति कहाँ मिला आपको? तमिलनाडु में ही मिला। और पोलो चोल तट कहाँ आपको? तमिलनाडु में ही है। फिर क्या बोले? भारत के पहला मरीन सिमुलेशन सेंटर कहाँ खोला गया आपको? चेन्नई का आपको, चेन्नई का आपको, चेन्नई में। ठीक है, चलिए अब आंध्र प्रदेश न्यूज देख लीजिए बाबू, क्या है? किस राज्य में स्पेस सिटी और अच्छा केंद्र बनेगा? मतलब स्पेस सिटी बनाया जाएगा और अच्छा केंद्र भी, डिफेंस के सेंटर भी बनाया जाएगा। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या है कि तिरुपति है, तो तिरुपति में बनेगा स्पेस सिटी। और जो मदाका सिरा है वहां पर क्या है? आपको रक्षा विनिर्माण सेंटर बनेगा। क्या बोले कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, वहां पर क्या है? स्पेस सिटी बनेगा। और जो कि मदाका सिरा है वहां पर क्या बनेगा? आपको रक्षा निर्माण के लिए क्या बनेगा? हब बनेगा। आइए, और इसके लिए क्या है? एक बाबू के अंतरिक्ष फील्ड में काम करने वाला प्राइवेट संगठन है। प्राइवेट संगठन नहीं बोलेंगे, संगठन बोलेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस का, स्काई रूट एरोस्पेस, उसके साथ क्या किया गया? समझौता आपको किया गया है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है? तो लाल रेत के टीला जो यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुआ है, कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। और उसका नाम क्या है? इरामाती दिवालू। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इरामाती दिवालू कहां पड़ता है आपको? आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में आपको पड़ता है। यूनेस्को के क्या किया है, बोल सकते हैं कि संभावित टेंटेटिव लिस्ट में क्या हुआ? शामिल हुआ है। एक टेंटेटिव लिस्ट आता है, एक होता है फाइनल लिस्ट, ठीक है ना? टेंटेटिव लिस्ट में आपको शामिल हुआ है। यूनेस्को के बारे में बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय क्या है? पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। इसका स्थापना 1945 में हुआ। कई बार यूनेस्को के बारे में बता चुके हैं हम आप। आगे चलिएगा, सितंबर ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ। मतलब देखिए, ई गवर्नेंस ई गवर्नेंस पर 28वां नंबर का नेशनल जो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन हो रहा था, ये कहा हुआ आपको? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुआ। बोलिए आंध्र प्रदेश से क्या क्या न्यूज था बाबू? पहला तो न्यूज क्या है? क्या स्पेस सिटी और अच्छा केंद्र कहाँ खुला है? आंध्र प्रदेश में। तिरुपति में स्पेस सिटी बनेगा। और मदाकासिरा में क्या बनेगा? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। स्काई रूट एरोस्पेस के साथ इसके लिए समझौता किया गया है। और कहाँ के लाल रेत के टीलों को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो कहाँ को? आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम में पड़ता है। उसका नाम क्या आपको अबू? इरामाती दिवालू। फिर क्या बोले कि यूनेस्को की फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ आपको? विशाखापट्टनम में हुआ। अब चलिए, तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एम एस एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम कहां शुरू किया गया? तो तेलंगाना में। मतलब यह विश्व बैंक का सहयोग शुरू किया गया। कार्यक्रम का नाम क्या है? रैंप कार्यक्रम। इसमें किनको बढ़ावा दिया जाएगा? जो एमएसएमई के फील्ड में महिलाएं काम करती है। तो पहले बात करते हैं रैंप का मतलब क्या होता है? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। मतलब देखिए, एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म होता है, मतलब छोटा छोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में लोग काम करते हैं। उन महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या योजना शुरू किया गया? बस विश्व बैंक से शुरू किया गया। तो विश्व बैंक आ गया। तो विश्व बैंक की स्थापना भी बता चुके हैं कई बार कि विश्व बैंक की स्थापना ब्रेडन वुड सम्मेलन के साथ हुआ था 1944 में। उससे दो संगठन बना, एक ब्रेडन वुड सम्मेलन से बना आपको विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, एक बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसलिए दोनों को ब्रेडन वुड का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिएगा। तो विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था, ब्रेडन वुड सम्मेलन के बाद हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वही है और आपको विश्व बैंक का भी मुख्यालय वही है। हालांकि इसका स्थापना 1940 में हो गया था, लेकिन काम करना 1945 तक को शुरू किया था। तो बोलिए यहाँ क्या क्या याद करना था? बस कि यहाँ एमएसएमई रैंप कार्यक्रम शुरू किया गया एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। और रैंप का फुल फॉर्म क्या होता है? राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम होता है। और विश्व बैंक की स्थापना 1940 में किया गया था, ब्रेडन वुड सम्मेलन के बाद हुआ था। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कुछ और न्यूज जो क्या है, आप जो स्टेट वाइज में शामिल नहीं हुआ पाए उसको यहाँ शामिल कर लिया गया। आदिवासी भाषाओं को संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। तो कई सारे आदिवासी भाषा जो है विलुप्त हो रहा है क्योंकि उसको बोलने वाला नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है कि जो भी अलग अलग भाषा में है ना, उसको जो पुराना भाषा है आदिवासी भाषा उसको संरक्षित किया जा सके।
तो ये क्यों ना उसका नाम रखा गया क्या एप्लीकेशन को या ट्रांसलेटर को एआई आधारित ट्रांसलेटर को आदी बानी, क्या आपको आदी बानी रखा गया है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 80.9%। अब समझिए हुआ क्या है कि हमारे यहाँ 2011 में लास्ट जनगणना हुआ है, लास्ट सेंसस जो हुआ है 2011 में हुआ है। 10 साल होता है लेकिन कई कारण से नहीं हुआ, उस समय कोरोना वगैरह भी आया था और सरकार भी थोड़ा ढील दिया है ना। आइए 21 में हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो अब क्या है कि 2011 का जनगणना के अनुसार हमारा साक्षरता कितना था? आपको 74%, 74 पॉइंट समथिंग था, तो लगभग 74% था। अभी क्या है बढ़ कितना हो गया? 80.9% हो गया है। इनको पता नहीं चला। देखो सर्वे होता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोलते हैं, उसके अनुसार ही हुआ है। और यह कौन जारी करता है? एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और एनएसओ का पूरा नाम क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। याद कीजिए, आपको बताया था पहले हमारा था सीएसओ, सीएसओ और क्या बोले एनएसएसओ, दोनों को मिला दिया गया 2019 में। 2019 में आई मिला के क्या बना दिया गया? आपको खाली एनएसओ बना दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल आपको बोल सकते हैं ऑफिस बना दिया गया, आपको 2019 से बना दिया गया है ना। चलिए, तो 74 से बढ़ा कितना हो गया? 80.9% हो गया। अगला हमारा न्यूज क्या है कि चुनाव आयोग ने मानदंडों को उल्लंघन करने पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? तो 474 को बाहर कर दिया। ये क्वेश्चन पूछने का संभावना कम है। ये पूछेगा चुनाव आयोग बड़ी चर्चा में रहता है, तो चुनाव आयोग के बारे में पूछेगा। देखिए चुनाव आयोग की बात करते हैं, भारतीय संविधान का पूछेगा क्या है आपको? भाग के में भाग 15 में, भाग के में आपको है 15 में। च से चुनाव है, च से 14 भाग में नहीं है, ये अगला भाग में 15वां भाग में। इसकी चर्चा क्या है? अनुच्छेद 324 से 329 तक आपको चर्चा है। 324 में क्या है? केंद्रीय चुनाव के गठन की चर्चा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा है, ठीक है। जबकि राज्य चुनाव, राज्य में स्थानीय बॉडी का, राज्य में लोकल बॉडी का चुनाव कराने के लिए क्या होता है? आपको राज्य निर्वाचन आयोग होता है। उसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 243 के कहा आपको के में है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो हमारा खत्म हो गया बाबू। क्या है खत्म हो गया? एक तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, एक क्या हो गया आपको? राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टेट वाइज समाप्त हो गया। अब आइए भारत और विश्व में प्रथम। अच्छा, यहाँ पर क्या कई सारा जो क्वेश्चन है जो पीछे डिस्कस हो चुका है दोबारा आएगा, खाली हम एक थीम वाइज क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ताकि बाद में पढ़ने में क्या आपको आसानी हो। क्लियर है? चलिए, चलिए यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है बबुआ? यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत ना है दोस्त? चलिए तो आगे देखते हैं बाबू। भारत ने कहा सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहला एंड टू एंड पायलट लाइन सुविधा शुरू किया है? तो क्या बताए थे? गुजरात के कहा बाबू? सानंद। भी क्वेश्चन हो चुका है। सबसे बड़ा एरो सबसे भारत के सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये भी हो चुका है कि भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ? आपको गोवा के बाबू कहाँ? धारगल में। गोवा कहाँ आपको? धारगल में। गोवा के कहाँ? धारगल में। ये भी हो चुका है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो तमिलनाडु बाबू बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि पहली बार जो है 5वां विश्व सौगान सम्मेलन बाबू जो हुआ है ना, कहाँ हुआ? कोची केरल में हुआ है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचाल कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो कहाँ? अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में। ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का आधारशिला कहाँ रखा? असम में। कहा वो आपको? असम के गोलाघाट में, गोलाघाट जिला में। ये क्वेश्चन आपको नया, ये क्वेश्चन सब पहले चर्चा हो चुका था, खाली एक जगह अरेंज कर दिया गया पढ़ने के हिसाब से। अब आइए, एचसीएल ने किसके साथ मिलकर के देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? पहला याद भी करना है कि देखिए पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर का नाम क्या रखा गया? विक्रम 3201। विक्रम 3201 रखा गया। इसको तैयार कौन किया आपको? एचसीएल। कौन तैयार किया? एचसीएल तैयार किया है। एचसीएल आपको तैयार किया, ठीक ना। अब एचसीएल क्या होता है? जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे तो वहां पर इसके बारे में क्या करेंगे? चर्चा को करेंगे। सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी होता है,
जो कि आपको चंडीगढ़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जहाँ पार्ट है, जहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये जो एसीएल ने किस साथ मिल करके विक्रम 3201 तैयार किया है, तो क्या बोले आपको सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी जो है, ये आपको इसरो के साथ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मिल करके अब वो क्या बनाया, आपको विक्रम 3201 बनाया। आगे के लिए, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो देखिए, भारत में क्या, भारत का पहला है, लेकिन यह क्या विदेशी विदेश में खोला गया है। तो भारत का पहला जो विदेशी अटल नवाचार केंद्र खोला गया है, अटल इनोवेशन सेंटर खोला गया है, ये कहाँ आपको संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात में खोला गया। और यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या, वहां पर आईआईटी भी खोला गया है, वही आईआईटी कैंपस भी आपको खोला गया है। आईआईएम अहमदाबाद में, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फील्ड में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है आईआईएम। ऐसे पहला आईआईएम खोला गया था कोलकाता में, पहले बतैले हैं। तो बोलता है कि आईआईएम अहमदाबाद ने अपना कहाँ पहला जो है विदेशी सेंटर खोला है, तो कहाँ खोला है, दुबई में। कहाँ को, दुबई में खोला है। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ खोला गया, तो मोरक्को देश में खोला गया। भारत का पहला विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मतलब समझे क्या कि विदेश में क्या है, आपको भारत में भी डिफेंस आइटम बनता है। ठीक, भारत का ही डिफेंस आइटम बनाने वाला कंपनी रहेगा, लेकिन कहाँ आपको रहेगा, विदेश में रहेगा। तो कहाँ बनेगा, मोरक्को नामक देश में बनेगा। तो बोलिए यहाँ तक क्या क्या देखेगा, जल्दी से देख लेते हैं बाबू। पहला क्या देखे बताइए, कि सेमीकंडक्टर के लिए पहला एंड टू एंड ओसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू किया गया, सानंद गुजरात में। फिर क्या बोले कि भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। भारत के पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान देखभाल केंद्र कहाँ आपको बाबू, धारगल गुजरात गोवा में। और पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ आपको, असम में। स्वयं सहायता समूह को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। पांचवें विश्व सौगान सम्मेलन 2022-2025 कहाँ हुआ आपको, कोच्चि केरल में हुआ। और एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया, तो अहमदाबाद में। और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है, असम के बाबू गोलाघाट में। फिर क्या बोले कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ने किसके साथ मिलकर के देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विकसित किया है, इसरो के साथ मिलकर के उस प्रोसेसर का नाम रखा गया है विक्रम 3201। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र, अटल इनोवेशन सेंटर विदेश में कहाँ खोला गया है आपको, आईआईटी दुबई में। आईआईटी आपको कहाँ बोले, आपको दुबई। आईआईटी बाबू दुबई है, नहीं आईआईटी का अबू धाबी, कहाँ आईआईटी अबू धाबी, ये कहाँ पड़ता है, यूएई, आईआईटी अबू धाबी, अबू धाबी में खोला गया। आईआईएम अहमदाबाद ने पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है आपको, दुबई में खोला है। और भारत की पहली, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ बनाया गया है, मोरक्को देश में। चलिए अब आते हैं विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम। तो यहाँ भी कई सारा क्वेश्चन हो चुका होगा पहले, उसका डिस्कशन यहाँ एक जगह सजा दिया जाएगा। आइए दुनिया के, अच्छा एक मिनट हुआ, ये भारत वाला हो गया ना, भारत में क्या था, भारत में प्रथम। अब विश्व में प्रथम आइए, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं कुछ समय के लिए। तो लैरी एलिसन क्या है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। ये क्या, ओरेकल कॉर्पोरेशन के संस्थापक है, चला है। वर्तमान कुछ समय तक रहे थे, बाकी फिर दूसरा पोजीशन पर चले आए। वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, आप नाम सुनोगे एलोन मस्क। क्या वो, एलोन मस्क, या एलोन मस्क बोलिए, इन्हीं का नाम कई जगह एलन देगा, एलन मस्क। ये क्या है, आपको टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है। स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, जो कि अंतरिक्ष फील्ड में काम करती है। आपने ट्विटर का नाम सुना होगा, इसका नाम एक्स कर दिया गया। सब क्या, इन्हीं का आपको क्या, आपको कंपनी है, एलोन मस्क का क्या आपको कंपनी है। तो यही वर्तमान में दुनिया के सबसे क्या है, अमीर व्यक्ति है। दूसरा स्थान पर कौन है आपको, लैरी एलिसन, लेकिन उस समय क्या थे, कुछ समय के लिए आ गए थे, बस ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, सुशीला कार्के। सुशीला कार्के क्या है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल में क्या, जैन जी का आंदोलन हुआ, जैन जी का क्या हुआ, नेपाल में आंदोलन हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है कि वहां के क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुकी है, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। सुशीला कार्के को बनाया गया नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण है। और नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल किन्हें बनाया गया, तो सविता भंडारी। किनको बनाया गया, सविता भंडारी को बनाया गया। अगला ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीआर नियुक्त किया है। मैं समझिएगा, बेसिकली क्या है कि बड़ी करप्शन वगैरह होता है विधायक मंत्री या सिस्टम में, एआई मंत्री रहेगा, मतलब एआई
डाटा के आधार पर काम करता है, वो करप्शन कम न करेगा, ठीक ना। तो कई जगह क्या है कि एआई क्या है कि मंत्री पद भी दिया जा रहा है, भारत में हो सकता है भविष्य में मांग उठने लगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एआई से जनरेट करके एक मतलब आदमी बनाया गया, उसको मंत्री बना दिया, उसका नाम रखा है डीएल। कहाँ बनाया गया है? अल्बानिया में। कहाँ? अल्बानिया में, अल्बानिया में, अल्बानिया में, है ना। आने वाला समय में एआई से बड़ी खतरा भी है, वो एआई का फायदा भी है, एआई का घाटा भी है। आइए, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में कौन है? एलोन मस्क की मत याद कीजिए, एलोन मस्क है ना। और दूसरा सबको कौन है? लैरी एलिसन है। एलोन मस्क के बारे में बता दीजिए, टेस्ला, स्पेस एक्स, ट्विटर कंपनी या एक्स कंपनी के मालिक है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला गार्गी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन है? सविता बनर्जी। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएलआर नियुक्त किया है? अल्बानिया ने। अब आई अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से। अर्थव्यवस्था और बैंकिंग की बात करते हैं। मुकेश जी बाबू, कौन सा कहां पर आप खोज रहे हैं कि आपको सितंबर और अगस्त वाला पीडीएफ आपको दिखाई नहीं दे रहा दोस्त? सारा का सारा पीडीएफ डाला गया है। जैसे ही जून महीना करंट अफेयर का बॉक्स खोलिएगा, वो महीना पहले करंट अफेयर मिलेगा आपको। उसके बाद आपको दिखाई देगा दोस्त वीडियो, है ना। आइए देखिए बाबू, क्या बोले, किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है? बोलता है किस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है? तो यह जियो, क्या आपको जियो पेमेंट बैंक ने शुरू किया है सेविंग प्रो बचत खाता, सेविंग अकाउंट खोला। आइए अगला क्या है, किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करते हैं। इसका शुरुआत 1 सितंबर 2018 में हुआ था। हालांकि कई जगह क्या है, पहले भी देखा, इसलिए क्या है कि पेमेंट बैंक की शुरुआत तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत तो 2017 में ही हो गया था। हालांकि 15 से विचार चल रहा था, लेकिन 2017 में इसका स्थापना हुआ, ठीक ना। लेकिन पूरे भारत में लागू कब हुआ ये, मतलब संचालन कब शुरू किया? आपको 1 सितंबर 2018 से। इसलिए सबसे बेहतर होगा कि यही आप बनाइएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 सितंबर 2018 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? आपको नई दिल्ली में। तो इसका क्या 8 साल हो गया, मतलब समझिए कि 2018 में स्थापना हुआ था, एक साल वो मतलब अभी 2025 चल रहा है ना, तो 7 हो गया। प्लस कई बार क्या है कि पहला साल को ही पहला स्थापना मान लेता है, दूसरा तीसरा ऐसे करके हो जाएगा, आपको 8वां वर्ष हो गया। तो आज का क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कब? स्थापना 1 सितंबर 2018 को, मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। आइए अगला है कि नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक में जो टैक्स स्लैब था या कर स्लैब था उसको विलय कर दिया गया और दो मुख्य स्लैब बनाया गया, 5% 18%। पहले समझिए क्या था कि जीएसटी हमारे यहाँ जो लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आपको लागू हुआ था। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। तो समझिए क्या हुआ कि इसके लिए संविधान में 101वां नंबर का संशोधन भी किया गया था। तो देखिए जीएसटी में क्या था, 4 स्लैब था, 5, 5 के बाद 12, 12 के बाद 18, इसके बाद क्या था 28%, ठीक ना। अभी क्या हुआ है कि 12% को समाप्त कर दिया गया, 28% समाप्त कर दिया गया। अब वर्तमान में कौन है? 5 और 18। वर्तमान में कितना है? 5 और 18, ये लागू होगा। तो इसके लिए जीएसटी का जो आपको बैठक किया गया है, 21वां नंबर का बैठक था, तो 56वीं नंबर के बैठक में किया आपको गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, इस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 3000 मेगावाट हो गया है। तो 36 क्वेश्चन पहले हो चुका है, आगे चलिएगा। नीति आयोग ने कब दालों का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य तय किया? देखिए नीति आयोग की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसने लक्ष्य रखा कि भारत में जो भी दाल का उत्पादन हो रहा है उसको दोगुना कर देंगे। कब? 2047 तक, मतलब भारत की आजादी की जब 100 साल पूरा होगा तब 2047 तक। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसके मतलब एक दिन में ट्रांजैक्शन की सीमा कितना बढ़ा दिया गया आपको? 10 लाख। कितना आपको? 10 लाख बढ़ा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्या, किसने भारत का जो यूपीआई डिजिटल भुगतान सिस्टम है इसको विश्व के लिए एक मॉडल बताया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको विश्व के लिए क्या बताया? एक मॉडल बताया है। अब देखिए यहां से 3-4 क्वेश्चन और पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन हो गया? मतलब यूपीआई के माध्यम से लोग पेमेंट करते हैं ना, उससे विदेश में भी पेमेंट हो सकता है। तो क्या सभी देश में हो सकता है? नहीं। टोटल अभी वर्तमान में कितना? 8 देश है।
हालांकि कई जगह आपको आगे पीछे भी मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा के भी दे सकता है। समझाते हैं क्या, देखिए लिखा है कि इसको समझाते, देखिए पहले क्या हुआ कि पहले यूपीआई कहाँ शुरू किया गया, इंडिया में शुरू किया गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि भूटान पहला ऐसा देश बना, मतलब देश बना जो कहा कि इसको स्वीकार किया। तब पूछेगा कि यूपीआई स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश कौन था, तो कौन था, आपको भूटान था, एशिया में पड़ता। 2000 क्या किया, 2021 में स्वीकार किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने भी स्वीकार कर लिया 2021 में। फिर 2023 में क्या किया, सिंगापुर भी वहां पर चलने लगा। अब क्या है, यूरोप में, अब ये सब एशिया में देश है, सब क्या एशिया में है। तो फ्रांस यूरोप का पहला देश बन गया जो यूपीआई पेमेंट को स्वीकार किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपीआई स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश कौन है, तो यूरोप में क्या हो गया, पहला कौन हो गया, आपको फ्रांस हो गया, ठीक ना। बाद में फिर क्या किया, नेपाल भी स्वीकार किया पेमेंट इसको, फिर श्रीलंका भी, और कौन, आपको मॉरिशस भी स्वीकार किया। और फाइनली क्या है कि त्रिनाड एंड टैबेको, ये बेसिकली क्या पहला कैरिबियाई देश बन गया, विश्व में पहला यूपीआई स्वीकार करने वाला देश भूटान। प्रथम यूरोपीय कौन हो जाएगा, तो प्रथम यूरोपीय हो जाएगा आपका फ्रांस। प्रथम कैरिबियाई देश कौन हो जाएगा आपका, त्रिनाड एंड टैबेको। अच्छा, कई जगह जानते हैं क्या, इसको नोट कर क्या है, कई जगह देखा कि यूपीआई स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन है, आपको कतर है, कतर है। क्योंकि जानते हैं क्या, बेसिकली ये स्वीकार कर लिया है लेकिन इसकी प्रक्रिया भी चल रहा है। तो इसलिए क्या है, कई जगह ये भी कतर भी ऑप्शन में दे सकता है। तो अगर त्रिनाड एंड टैबेको रहेगा तो यही बनाइएगा 8वां, अगर ये ना रहेगा तो कतर बना सकते हैं, क्योंकि कई जगह करंट अफेयर में यही दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होगा कि ये बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब त्रिनाड एंड टैबेको नहीं रहेगा तो कतर बना लीजिएगा। अब आइए, आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपया का विशेष सिक्का जारी किया है, तो बता दिया, भूपेन हजारिका बाबू। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो लैरी एलिसन कुछ समय के लिए बन गया था। वर्तमान में कौन है बाबू, ये आपको दूसरा स्थान पर है, वर्तमान में कौन है, एलोन मस्क है। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भारत ने जो आभूषण होता है, गहना गुड़िया बनता है, गहना वगैरह, उसको व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम क्या है, सेजेक्स, सेजेक्स 2025। तो सेजेक्स 2025 का शुभारंभ कहां से किया गया है, तो सऊदी अरब के जेदा शहर से, सऊदी अरब के जेदा शहर से किया गया है। जीएसटी एपीलीय न्यायाधिकरण, जीएसटी एपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष आपको बनाया गया, संजय कुमार सिन्हा को। अगला हमारा क्या है कि दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इससे क्या है, अभी देखते हैं साइबर अपराध बहुत सारा हो रहा है, मोबाइल के जमाना, इंटरनेट का जमाना आ गया है ना, पैसा वगैरह आपको ठग लिया जाता है। तो उसके लिए क्या, ऐसा ना हो, उसके लिए क्या किया है कि दूरसंचार विभाग ने क्या किया है, समझौता किया है, किसका समझौता किया है, आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ समझौता किया है, ठीक है। आगे चलेगा, ये पहले हो चुका है कि विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाला एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए रैंप प्रोग्राम कौन शुरू किया है, तो तेलंगाना का कि आपको रैंप प्रोग्राम का कि आपको शुरू किया है। ये क्वेश्चन नया है बाबू। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में पहला स्थान पर कौन है, सिंगापुर। प्रमुख इंडेक्स जब बताएंगे तो वहां पर इसके बारे में बढ़िया से बताएं, कौन रिपोर्ट जारी करता है, भारत का स्थान केमा था। फिलहाल जान लीजिए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में केमा स्थान पर, सॉरी शीर्ष पे कौन है, आपको सिंगापुर है। तो बोलिए दोस्त, यहाँ एक वजह से क्या करते हैं, देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बाबू, कहाँ चल गया, यहाँ था ना, यहाँ से। इस पेमेंट बैंक ने सेविंग प्रो बचत खाता शुरू किया है, जियो ने, और अपना 8वां स्थापना दिवस कौन मनाया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसका स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। फिर क्या बोले कि नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल का केमा बैठक हुआ था, जहां टैक्स स्लैब को हटा दिया गया। आपको 18 और नहीं 12 और 28 को हटा दिया गया, और 5 और 18 वाला क्या आपको लागू है, 5-18 भी लागू है, ठीक है, ठीक है। और केमा बैठक में निर्णय लिया गया था, छिपानी बैठक में निर्णय लिया गया। आइए, नीति आयोग ने दालों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, कब तक बाबू, 2047 तक। और ये तो बता चुके कि बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गया है छत्तीसगढ़ में। यूपीआई के दैनिक समय कितना बढ़ा दिया गया, 10 लाख कर दिया गया है। और यूपीआई को भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान मॉडल कौन बताया है, आपको बताया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बताया है। फिर क्या बोले कि यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन है, त्रिनाड एंड टोबैगो, अगर नहीं रहेगा तो कतर बना लीजिएगा। फिर क्या बोले
कि यूपीआई सर्वप्रथम भूटान ने लागू किया, तो भूटान पहला विदेशी देश बन गया और पहला एशियाई देश बन गया। और फ्रांस क्या बन गया? प्रथम यूरोपीय बन गया। और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो क्या बन गया? प्रथम कैरिबियाई देश बन गया। आरबीआई ने 100 रुपया मूल वर्ग का सिक्का जारी किया है, किनके सम्मान में? डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में कौन है? एलोन मस्क है। और दूसरा स्थान पर कौन हो गया आपको? लैरी एलिसन हो गया। फिर क्या बोले कि भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपको सेजेक्स शुरू किया है, आपको जेद्दा सऊदी अरब से। फिर क्या? जीएसटी एक के लिए नया अधिकरण जो बनाया गया, जो संजय कुमार सिन्हा को उसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर दूरसंचार विभाग ने आपको साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए दोनों सहमति किया कि सब किया आपको, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ क्या किया? साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए दूरसंचार विभाग ने समझौता किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में पहला स्थान पर कौन है आपको? सिंगापुर है। और एक और क्या था? विश्व बैंक का सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आपको रैंप कार्यक्रम कौन शुरू किया है? तेलंगाना शुरू किया है। तेलंगाना आपको शुरू किया है। ठीक है, आगे चलिएगा। अब प्रमुख मोबाइल और ऐप एवं पोर्टल की बात करते हैं। प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल की बात करते हैं, इसको जरा देख लेते हैं बाबू। चलिए, 15 का डिसीजन टेस्ट कब होगा? होगा बाबू। अभी देखिए क्या है कि थोड़ा सा साउंड वगैरह सिस्टम इशू आ गया, ठीक है ना, इस कारण से रुक गया था। अब उसको कर देंगे जल्दी। आइए, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल की बात करते हैं। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ने कौन लॉन्च किया है? आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया था, पहले चर्चा हो चुका है। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आपको जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है, याद कर लीजिए। और ज्ञान भारतम पोर्टल कौन शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? ज्ञान भारतम पोर्टल शुरू किया है। और एम्स दिल्ली के छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? देखिए, एम्स दिल्ली में डॉक्टर पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, है ना, तो बहुत सारा स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस में क्या उनको हेल्प करे उसके लिए क्या है? एक एआई ऐप लॉन्च किया गया, उसका नाम रखा गया है नेवर एलोन। क्या आपको नेवर एलोन ऐप लॉन्च किया गया? तो आइए फिर से देखिए, कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप कौन लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। इस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। फिर क्या बोले? ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। और एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा एआई आधारित ऐप लॉन्च किया है? नेवर एलोन। नेवर एलोन मतलब अकेले आपको नहीं रहना। आइए, बहुत सारा बच्चा बच्चे देखते हैं कि आते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके या फिर भाग जाता है, देखते दोबारा है ही नहीं। और फिर लास्ट में आ जाता है, खत्म होगी बोली कि हाँ सर हम ही उपस्थित। ऐसे पढ़िएगा बाबू तो काम नहीं होगा। ऐसे पढ़िएगा तो मेरा व्यापार नहीं होगा। प्रमुख योजना और अभियान की बात करते हैं दोस्त। बोलता है कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये तो पता चुके हो, इसमें कई सारा पहले आपको बताया हुआ आएगा। तो लाडो लक्ष्मी योजना या दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना यह कौन शुरू किया? आपको हरियाणा सरकार ने शुरू किया। नो हेमलेट नो फ्यूल। हेमलेट नहीं तो फ्यूल नहीं, तेल नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये यूपी गवर्नमेंट शुरू किया है। किस राज्य ने अस्पताल परिचालकों के लिए आपको विश्राम गृह योजना शुरू किया? आपको दिल्ली गवर्नमेंट शुरू किया। अम्बू करंगलम योजना, जिसमें क्या अनाथ अनाथ को क्या मिलेगा? मासिक सहायता मिलेगा। यह तो तमिलनाडु से शुरू किया है। ये नया क्वेश्चन है। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसके साथ मिल करके प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? ये बाबू यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया है। और यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 1946 में किया गया था, ठीक है ना। और यह बेसिकली क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो प्रभावित बच्चा था, उनकी जो मम्मी था, उनको सुरक्षा करने के लिए आपको किया गया था। और जानते हैं यूनिसेफ को 1965 में क्या है, आपको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। 1965 में इसको क्या यूनिसेफ को
आपको नोबेल प्राइज मिल चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोबेल प्राइज का भी निश्चित मिला, 1965 नोबेल प्राइज को मिला है। चलिए तो बोलिए क्या क्या देखना था, वो पहला क्या, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया हरियाणा में। फिर क्या, नो हेमलेट नो फ्यूल अभियान कहाँ, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। विश्राम गृह अस्पताल परिचालकों के लिए कहाँ शुरू किया गया, दिल्ली में। और अब अम्बू करंगल योजना कहाँ शुरू किया गया, तमिलनाडु में। और प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ और आईसीसी ने मिलकर शुरू किया है। यूनिसेफ 1946 में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ आपको, न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसको 1965 में नोबेल प्राइज मिल चुका है और अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका क्या है, मुख्यालय है। अब प्रमुख सम्मेलन और आयोजन की बात करते हैं। प्रमुख जो मीटिंग होने वाला है, ये आयोजन होने वाला है, उसके बारे में पढ़ना, पढ़ लेते हैं बाबू। सेमीकॉन इंडिया 2025 हो चुका है, नई दिल्ली में बाबू हुआ है। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ आपको, नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ, नई दिल्ली में। विश्व सौगान सम्मेलन 5वां नंबर का था बाबू, कहाँ, कोची केरल में सब हो चुका है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो चुका है बाबू। ये नया क्वेश्चन है, मतलब ये सब क्वेश्चन पहले चर्चा हो चुका है, ये नया क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है किसने, नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। संहिता का मतलब क्या होता है, साउथ एशियन, एशिया का मतलब क्या, साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरेज एंड टेक्सटुअल आर्चिव होता है। क्या होता है, संहिता का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो क्या होता है, साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरेज एंड टेक्सटुअल आर्चिव होता है। तो संहिता सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका क्या उद्घाटन आपको किया है। आइए, एससीओ शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चीन के तियानजिन शहर में। अभी कुछ देर पहले बताए थे कि एससीओ का युवा लेखकों का सम्मेलन जो है, यह आपको नई दिल्ली में किया गया है। लेकिन जो एससीओ का जो मेन मीटिंग होता है, यह इस बार कहाँ किया गया है, तो इस बार 2025 वाला किया गया है कहाँ, आपको तियानजिन शहर में। कहाँ पड़ता है आपको, चीन में पड़ता है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि एससीओ का बैठक 2025 में कहाँ गया, तियानजिन शहर चीन में पड़ता है। एससीओ के बारे में पहले भी चर्चा हो चुका है, थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे देते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना 2001 में किया गया था, ठीक ना। और ये सब मत याद कीजिएगा, 2001 में इसका स्थापना किया गया था। और ये भी पूछेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। 2025 वाला कहाँ हुआ, चीन में हुआ। अब 26 और 27 दोनों याद कर लीजिए कहाँ होने वाला है, प्रमुख सम्मेलन कहाँ होने वाला है, आगे वाला ही पूछ लेता है। तो 2025 में बाबू कहाँ है, 2025 में तो तियानजिन में हुआ, चीन में। और 26 वाला कहाँ होने वाला है, किर्गिस्तान के बिश्केक में, किर्गिस्तान के बिश्केक में होने वाला है। और फिर बाबू कहाँ होगा, 27 में कहाँ, आपका पाकिस्तान में होगा। बोलिए एससीओ का बाबू 25 वाला क्या बोले, तियानजिन चीन में। और 26 में होगा किर्गिस्तान के बाबू शहर बिश्केक में। और 27 वाला कहाँ होगा, वो पाकिस्तान में होगा। चलिए अगला ही तो बता चुके हैं। तो दूसरा युवा लेखक सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू, दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। आइए, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, नया क्वेश्चन है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ आपको, दुबई, यूएई के दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में हुआ है। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, अमेरिका। अभी देखिए 2025 है, देखिए G20 की बात करते हैं, ग्लोबल 20, विश्व के प्रमुख इकोनॉमी। देखिए 1999 में जानते हैं एक आर्थिक संकट आ गया था, 1999, तो मतलब 1999 के पहले, तो 1999 में क्या है कि विश्व के जो 20 बड़े अर्थव्यवस्था थे, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया, उसका नाम है G20। उसका हर साल मीटिंग होता है, 2023 में भारत में हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ ये क्या है कि 2025 में कहा हुआ आपको, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका में पहला मीटिंग हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, अफ्रीका में G20 का। तो 2025 में कहा हो गया आपको बताइएगा, अफ्रीका में हो गया, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और 26 में कहा होगा, अमेरिका में। 26 में कहा होगा बाबू, G20 का मीटिंग कहा होगा, अमेरिका में। वो सही लिखा है। आइए, G20 का स्थापना 1999 में हुआ था, आगे चलिएगा। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो 5वां नंबर के तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, इसका मेजबानी कौन करेगा, आपको भारत करेगा। इंक्लूजन इंटरनेशनल की 18वीं विश्व कांग्रेस, 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ आपको, शारजा यूएई में, शारजा यूएई में हुआ है।
रटिए और कुछ रट्टे वाला भी है। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं, कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आइए, सिमिकॉन इंडिया बाबू 2025 नई दिल्ली, रबी अभियान 2025 सम्मेलन नई दिल्ली में, विश्व खाद्य भारत 2025 नई दिल्ली, विश्व सौगान सम्मेलन कोची केरल, ई गवर्नेंस 2025 का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ आपका? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। संहिता सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, इसका आपका उद्घाटन कौन किया है? एस जयशंकर विदेश मंत्री। और फिर क्या बोले कि संहिता संहिता का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट स्टोरेज एंड टेक्सचुअल आर्चिव होता है। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का आपका बोले कि मीटिंग जो है 2025 में कहाँ हुआ आपको? तियानजिन जो कि चीन में पड़ता है। और 2026 में कहाँ होगा आपको? बिश्केक में होगा जो किर्गिस्तान में पड़ता है। और 27 वाला पाकिस्तान में होगा। आगे चलेगा, फिर क्या बोले? शंघाई सहयोग संगठन का स्थापना 2001 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में है। भारत और पाकिस्तान दोनों इसका क्या है? मेंबर है, दोनों 2017 में इसका मेंबर बना है। आगे चलिएगा, दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन कहाँ हुआ आपको? नई दिल्ली में हुआ। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा आपको? दुबई में हुआ। और वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा आपको? अमेरिका में। अब 25 वाला कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कैसे चलेगा? हाँ, G20 की स्थापना 1999 में हुआ। इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं है। G20 G7 ये सब है ना, इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, मेजबानी कौन करेगा आपको? भारत करेगा। और अगला क्या बोले कि इंटरनेशनल इंक्लूजन इंटरनेशनल का एक वो बैठक होता है, विश्व कांग्रेस 18वां नंबर का था। इसका आयोजन कहाँ हुआ आपको? शारजा यूएई में इसका हुआ उद्घाटन आपका हुआ। ठीक है, चलिए, तो पार्ट 1 हमारा क्या हो गया? आपको समाप्त हो गया। अब आपका काम क्या है? इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा बढ़ाकर स्पीड में, है ना, काम आपका हो जाएगा। तो यहां तक बताइए बाबू, किसी को कोई समस्या है तो? चलिए, कल एक और लेसन पढ़ा देंगे बाबू, यही टाइम में पढ़ा देंगे, ठीक ना? तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई समझने में समस्या है दोस्त? बताइए बाबू। चेतन, सुशील, सनोज, फातिमा, मोहम्मद, पायल, अशोक, कमरुन हक, बताइए बाबू। चेतन, सुशील, सनोज, फातिमा, मोहम्मद, पायल, अशोक, कमरुन हक। चलिए, नई समस्या है तो इस सेशन को करते हैं समाप्त। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।